कंपनी की वार्षिक पार्टी में मैंने अंतिम पुरस्कार जीता, एक लग्जरी कारवां, जबकि पक्षपाती सेक्टर में सिर्फ एक स्वतंत्र कोयला था जिसे कोई नहीं खाता था। लेकिन वह स्टेज पर रोने लगी। लीडर के दबाव में मुझे मजबूरन उससे पुरस्कार बदलना पड़ा। अचानक एक भयानक सर्दी आई और दुनिया में ज़ोंबी फैल गए। सहकर्मी कारवां लेकर भागी, लेकिन ईंधन की कमी के कारण कार रास्ते में ही खत्म हो गई। पेट्रोल बेकार हो गया और आखिरकार वह ज़ोंबी द्वारा मार दी गई। जबकि मैंने कोयले का इस्तेमाल किया, न सिर्फ गर्मी मिली बल्कि बहुत सारी चीजें भी मिली। लेकिन जब फिर से मुसीबत आई, कुछ गुंडों ने मेरा सामान लूट लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ज़ोंबी ने मुझे घेर लिया और मैं मर गई। फिर आँख खुली, मैं फिर से वार्षिक पार्टी में थी। पुरस्कार पाया, मैंने मुड़कर देखा, पक्षपाती सेक्टर में को नफरत और ईर्ष्या से मुझे घूरते देखा। उसकी आंखों में मेरे प्रति साफ नफरत और गुस्सा था। लगता है वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है इस जन्म में। उसने फिर से एक स्वर्ण कोयला था, लेकिन वह बहुत खुश दिल थी। सबको लगा वह निराश होकर पागल हो गई है। लेकिन मैं जानती थी कि वह जानती है कि कारवां किसी काम का नहीं, जबकि कोयला ही जरूरत है। क्योंकि पिछले जन्म में मैंने वार्षिक पार्टी में एक स्वर्ण कोयला था और अपार्टमेंट में गर्माहट और खाने का आनंद लिया। जबकि ईर्ष्यालु सुवायु ने कुछ गुंडों को बता दिया कि मेरे पास बहुत सारा सामान है। उन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ दिया, मेरा अपार्टमेंट और सामान ले लिया और मुझे बाहर निकाल दिया। सुवायु ने कहा कि अगर उसने कोयला चुना होता तो वह मेरी जगह होती। उसने मुझ पर दोष लगाया, मैंने उसकी समझ ली। फिर से लेकर वह सिर्फ कोयला चुराती है, सिर्फ मुझसे नहीं है। सुवायु को समझाने के लिए, जबकि विभाग प्रमुख जो सुवायु के साथ है मुझसे कह रहा है कि मैं लग्जरी कारवां का अधिकार सुवायु को दे दूं ताकि सुवायु को ज्यादा झटका लगे और मानसिक नुकसान न हो, वरना मैं दोषी ठहरूंगी। यह दृश्य पिछले जन्म जैसा ही था, लेकिन अंतर यह था सुवायु ने विभाग प्रमुख का हाथ झटक दिया और बेबस आवाज में कहा कि वह एक सौ टन कोयला चुनना चाहती है। वह बोलते हुए मुझे तिरछी नजर से देख रही थी, जैसे वह मुझसे आगे निकल गई हो। नई इंजन को समझ नहीं आ रहा था। उसने इस बात से पूछा, शानदार मोटर होम छोड़कर क्यों जा रही हो? कोई एक समय उसे कोई नहीं लेना चाहता। सुवायु वह अपने पुनर्जन्म की बात कभी नहीं बताई, तो उसने मासूमियत से कहा उसे शानदार मोटर होम का आनंद लेने का अधिकार नहीं है। वह गांव की लड़की है, कोयले के 100 टन उसके परिवार के लिए इस जमीन के लिए काफी होंगे। सुवायु की बात कर सहकर्मियों ने उसकी माता पिता के समर्पण की तारीफ की। मैंने इस घिनौने नाटक को देखा और मन ही मन हंसी। यह कोयला हालांकि अंतिम समय में मूल्यवान है, लेकिन यह एक कमाल भी है। रहस्य उठेगी, सबकी नजरों का निशाना बन जाएगा। लेकिन ये सब सुवायु को बनाने की जरूरत है। मैंने शांति से मोटर होम की चाबी अपने बैग में रख ली। सुवायु ने देखकर एक हंसी दबा ली। मेरे पास से गुजरते हुए उसने सिर्फ मेरे आवाज में कहा, उसने कहा कि मेरी अच्छी जिंदगी अब उसकी होगी और मैं उसके पिछले जन्म की तरह ज़ोंबी के काटने से मर जाऊंगी। जबकि वह अपार्टमेंट में सामान और कोयले की गर्मी के साथ आसानी से अंतिम दिन बिताएगी। मैंने समझने का नाटक किया, लेकिन मन ही मन हंसी। कैसी ऊंची जिंदगी। शर्त यह है कि तुम्हारे पास उसे बचाने की ताकत हो। मैं तो बस कर सकती हूँ। सुवायु का डाकू और ज़ोंबी के सामने घबराया हुआ चेहरा। मैंने मोटर होम की चाबी ली, जल्दी से अपना मोटर होम ढूंढा और दरवाजा बंद किया। मैंने तुरंत एक नंबर डायल किया। यह मेरे पिछले जन्म का एक प्रॉपर्टी एजेंट था। कोई मेरा घर खरीदना चाहता था। पिछले जन्म में मैंने नहीं बेचा, लेकिन अब मुझे पता है ठंड का अंत आ रहा है। सभी स्थिर घर निशाने बन जाएंगे, लोगों के जमावड़े आपदा का कारण बनेंगे। समय कम है, मुझे जितना हो सके पैसा जुटाना है। प्रॉपर्टी एजेंट का नाम डाकियांग था। मैंने सीधे कहा, मेरा घर 3 दिन में बिक सकता है। फोन पर वह हैरान था। कुछ दिन पहले तक मैं मना कर रही थी, आज क्यों बदल गई? मैंने कहा, मुझे सिर्फ तेजी चाहिए, मैं बाजार भाव से 10% कम लूंगी। मैंने उसे 3 दिन में डील पूरी करने को कहा। फोन रखकर मैंने तुरंत दूसरा कदम उठाया। मैंने सभी ऑनलाइन लोन ऐप डाउनलोड किए। एक रात में 30 लाख से ज्यादा लोन लिया, लेकिन काफी नहीं था। मैंने पिछले जन्म की याददाश्त का इस्तेमाल कर 3 दिन बाद के 5 करोड़ के लॉटरी नंबर लिखे। पैसा मिलते ही मैंने मोटर होम को अपग्रेड करना शुरू किया। मैंने देश की सबसे अच्छी सुरक्षा कंपनी से संपर्क किया। यह कहकर कि एक महिला पूरे देश घूमना चाहती है, सॉफ्टवेयर से डरती है और सुरक्षा की कमी महसूस करती है। मैंने 10 गुना कीमत चुकाई। उन्हें मेरे आरवी को मॉडिफाई करने दो और उनसे 2 दिन में पूरा करने को कहो। मैंने गाड़ी के बाहरी हिस्से को बैंक वॉल्ट जैसी मटेरियल से बदल दिया। मशीन गन से फायरिंग करने पर भी खरोंच नहीं आएगी। ग्लास विंडो को बुलेट प्रूफ ग्लास से बदल दिया और बाहर हाई वोल्टेज बिजली वाली स्टील प्रोटेक्शन नेट लगा दी। ज़ोंबी छूते ही जलकर राख हो जाएंगे। टायर सभी मिलिट्री ग्रेड के ग्लास प्रूफ टायर हैं और मोटी एंटी स्किड चेन भी लगाई। दरवाजे को भी लेयर ग्लास प्रूफ दरवाजे से बदले। हर लेयर के लिए अलग पासवर्ड और फिंगरप्रिंट चाहिए। मिस्त्री मेरी इस भारी भरकम तैयारी को देखकर हैरान थे। कुछ तो मुझे भगोड़ा अपराधी समझ रहे थे, लेकिन मैंने सीधे पैसे के बक्से फेंक दिए। इससे मुझे गए। मिस्त्री हवा में उड़ते पैसे देखकर अपने टूल्स को निकालते हुए कहने लगे। जो मिस्त्री अभी आराम कर रहा था, अभी तुरंत मोटिवेशन में शामिल हो गया। मोटिवेशन हुआ लेकर मैंने दुनिया का सबसे एडवांस सेल्फ सर्कुलेटिंग वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और जनरेटर खरीद कर आरवी में लगवाया। पानी और बिजली की समस्या हो गई और मैंने भारी सर्च करके कोर्स के को बुलाया, जिन्होंने छत पर हाई पावर सोलर पैनल लगाए और बैटरी सेल भी, साथ ही गाड़ी के बाहर 12 कैमरे लगाए ताकि मैं अंदर से बाहर की हर हरकत देख सकूं। लेकिन मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। आगे का साइज छोटा होने से ज्यादा सामान रखना मुश्किल था, खासकर ईंधन की समस्या। आगे का ईंधन खत्म होते ही यह तुरंत खत्म हो जाएगा। मैं उंगली चबाते हुए समाधान सोच रहा था कि गलती से उंगली काट ली। तभी अचानक रिंग की आवाज हुई और मेरे दिमाग में एक आवाज आई, बधाई हो, आपने आगे सिस्टम अनलॉक कर लिया। मैंने आगे नोटिफिकेशन पूरा करने पर सिस्टम ने मुझे अनलिमिटेड स्पेस फंक्शन दिया। गाड़ी के पीछे एक स्पेस बन गया जहां अनलिमिटेड सामान रख सकता था। मैंने तुरंत फोन निकालकर अलग अलग शॉपिंग साइट से हजारों बोतल पानी, डिब्बाबंद खाना, नूडल्स, रेडी टू ईट राइस, कैंड फूड, दवाइयां, एंटीबायोटिक, बैंडेज खरीदकर पहाड़ बना दिया। महिलाओं के लिए जरूरी सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी लिए। इतना सामान कि मैं आगे में आराम से बुढ़ापा काट सकता था। मैंने शहर के सभी पेट्रोल पंपों से दोगुने दाम पर सारा पेट्रोल खरीद लिया। आगे का ईंधन इश्यू भी सॉल्व हो गया। आखिर में मैंने बचे हुए सारे पैसे खर्च कर विदेशी मर्सनरी ग्रुप से संपर्क किया और उनसे बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे ताकि भविष्य में ज़ोंबी और बुरे लोगों से निपट सकूं। अंतिम दिन से पहले भी लड़ने की ताकत हो सकती है। मैंने सामान से भरे हुए अलग स्पेस को देखा। एक अनोखी सुरक्षा की भावना ने मुझे घेर लिया। मुझे पता था ये आसपास सामना करने का साधन है। मैंने मॉनिटरिंग शुरू की। आसपास सब कुछ सामान्य था। सड़कों पर लोग आ जा रहे थे। सब शांत और सुखद था। जैसे ही मैं मॉनिटर बंद करने वाला था, मैंने देखा कि दूर एक काला कपड़ा पहने हुए आदमी खड़ा था। वह मेरे वाहन को घूर रहा था। उसकी नजरें इतनी खतरनाक थी कि दूर से ही महसूस हो रहा था। उसकी क्रूरता और लालच, मैं तुरंत तनाव में आ गया। हालांकि मैं अभी आया था, लेकिन इंसान की बुराई पहले ही आ गई थी। मैंने तुरंत वाहन चलाकर रातों रात नगर की ओर निकल गया। लेकिन असली संकट चुपके से आ रहा था। सुबह 7 बजे मैं वाहन में ठंड से जाग गया।
मैंने थर्मामीटर देखा, तापमान -10 डिग्री तक गिर चुका था। मुझे एहसास हुआ कि भीषण ठंड आ गई है। मैंने तुरंत वाहन का एसी चालू किया, गर्म हवा आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शहर बर्फ से ढक चुका था। मैंने मॉनिटरिंग की, बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ सफेद दिख रहा था। मुझे पता था कि यह तूफान अभी रुकने वाला नहीं है। तापमान और गिरेगा, बाहर कुछ मिनट रहने से ही इंसान की मौत हो जाएगी। तभी मेरा फोन तेजी से कांपने लगा, स्क्रीन पर एक के बाद एक। सरकार ने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जारी किया, बाहर न निकलने की चेतावनी। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया, सबसे ठंडे इलाकों में। हम हमारे 107 डिग्री तक पहुंचा है। यह अंटार्कटिका से ज्यादा ठंडा है। एक और चौंकाने वाली खबर आई, लोगों ने ज़ोंबी जैसे जीव देखे हैं। सभी को दरवाजे न खोलने की चेतावनी दी गई, लेकिन यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उस नगर में हूँ। ज़ोंबी को दूर, इंसान भी कम ही दिखते हैं। मैंने शांति से टीवी चालू किया, चिप्स का पैकेट उठाया, समाचार देखने लगा। शहर में अफरा तफरी मची हुई थी, भीषण ठंड अभी हुई थी, लेकिन कई लोग बिजली गुल होने से घरों में ही जमकर मर चुके थे। मुझे पिछले जंग की याद आई, जब मैं अपने घर में असहाय था, कोयले की आग से बस जीवित था। लेकिन इस जंग में मैं पहले से तैयार लग्जरी वाहन में बैठा हूँ, 26 डिग्री की गर्म हवा में अपने पसंदीदा शो को देख रहा हूँ। खाली समय में मैंने अपना सामान एक्सपायरी डेट के हिसाब से अलग कर दिया। तभी मेरी ग्रीन टी सहकर्मी ने मुझे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उसने वीडियो कॉल कर दिया। बाहर बर्फीली ठंड, अंदर कभी भी फैल सकने वाला ज़ोंबी संकट। लेकिन इस समय ग्रीन टी सहकर्मी सुवायु यूरोपियन हवेली में थी। स्वेटर पहनकर बारीक मेकअप किया हुआ वीडियो कॉल पर मेरे साथ बात कर रही थी। उसने मुझे क्या मुझे लगी है, मैंने थोड़ा सा मैंने ठंडे होने का नाटक किया। वह बहुत खुश हुई और कैमरा घुमाकर सामने रखे हाईलाइट कर दिया। उसने मुझे अपने गर्मजोशी भरे जीवन के बारे में बताया। मैंने फोन को एक तरफ रख दिया, अपने अलग दुनिया में चला गया और आज के नाश्ते का चयन करने लगा। सीओ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद पूरे शहर में बिजली चली जाएगी। उस समय सभी लोग अपना दिमाग खो देंगे। शहर में अपराध आसमान छूने लगेगी। उसका जीवन होगा, सभी के लिए लड़ाई का कारण बन जाएगा। सीओ ने देखा कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तुरंत नाराज हो गई और कॉल काटी। जबकि मुझे अचानक पता चला कि मेरी अलग दुनिया न सिर्फ हो गई है, बल्कि इसमें ताजगी बनाए रखने की क्षमता भी है। संकट से पहले मैंने जो फल और कच्चा मांस रखा था वह अभी भी ताजा है। मैं बेसब्री से स्टेक बनाने लगा। कुछ मिनटों में मैंने स्टेक तैयार कर लिया। उसे एक साधारण मेज पर रखकर खाने लगा। खाते हुए मुझे पिछले जन्म में सुयु द्वारा धोखा दिए जाने की याद आई। मैंने चाकू से स्टेक में घोंप दिया। इस जन्म में मैं किसी को भी धोखा देने नहीं दूंगा। खाना खत्म करके मैंने रोज की तरह वैन की सुरक्षा जांचना शुरू किया। सभी खिड़कियों को बंद किया, जनरेटर की जांच की और फिर से कैमरों को देखा। चारों ओर अभी भी सफेद बर्फी थी, लेकिन कुछ और लोग बर्फ की मूर्तियां बन चुके थे। मैंने कैमरा घुमाया और अचानक देखा कि वैन के बगल में लाल निशान बना हुआ है। मैं तुरंत बैठ गया और इमेज को जूम किया। यह एक लाल गोला था जिस पर लिखा था सामान उपलब्ध। क्या यह उन मैकेनिक्स का था जिन्होंने वैन को उठा दिया था? या फिर बहस में लगी? मैं केवल इतना जानता था कि मेरी वैन, मेरा घर, मेरा संकटकालीन किला किसी की नजर में आ चुका है। भीषण सर्दी के पहले दिन ही मुझे जीवन मृत्यु का फैसला करना पड़ा। अगर मैं वैन से बाहर निकलकर निशान मिटाने जाऊं तो शायद मुझ पर हमला हो जाए, लेकिन अगर न मिटाऊं तो मैं सभी का निशाना बन सकता हूं। विचार करके मैंने स्थिति देखने का फैसला किया। इस संकट में कोई भी गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जब मैंने सामान खरीदा था तभी से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरे पास सामान भी ज्यादा है और मैं कमजोर भी हूँ। ये मुझे आसान शिकार बनाता है। अगले कुछ दिनों तक मैं सिर्फ सोता रहा और कैमरे देखता रहा। 5 दिन बाद कैमरे में एक गाड़ी दिखाई दी। काले कपड़ों वाला व्यक्ति उतरकर मेरी वैन की ओर आया। वह वैन के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा कि वह कुछ दिन पहले मेरे लिए सामान लाया था और मेरी उदारता देखकर वह अपना सामान महंगे दामों पर बेचना चाहता है। मैं वैन में बैठा, उसकी इस मुंह का मुंह की कहानी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह स्पष्ट है कि वह बहुत चालाक नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया न देखकर वह गुस्से में आ गया और कार के दरवाजे पर मुक्के मारने लगा। फिर उसने स्क्रूड्राइवर निकालकर ताला खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे धमकाया कि अगर दरवाजा नहीं खोलूंगा तो आसपास के लोग को बुलाएगा, तब न सिर्फ सामान गायब होगा बल्कि मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बाहर दरवाजे पर जोर से बात कर रहा था, अंदर मैं आराम से गर्मा गर्म मोमोज का आनंद ले रहा था। उसके घटिया अभिनय को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने जिस दरवाजे पर हाथ ऐसा किया था उसके मुंह को छोड़, यहाँ तक कि ड्रिल भी कोई निशान नहीं छोड़ सकती। उसके दरवाजे पर मारने की तेज आवाज ने आसपास के ज़ोंबीज़ को आकर्षित कर दिया। वह इतना गुस्से में था कि उसे पीछे से आ रहे ज़ोंबीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, जिन्होंने उसे जोर से काट दिया। कुछ मिनटों में वह ज़ोंबी हमले में मारा गया और ज़ोंबी भागकर कारवां से चले गए। 1 घंटे बाद मैंने मॉनिटर पर जांच की, कोई असामान्यता नहीं है और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके फोन में मुझे एक और चौंकाने वाला राज मिला। वह अपना असर से था। मेरी लोकेशन पहले ही खोज की थी। पहले उसने अपने साथियों को कारवां के बारे में बताया था और कारवां की तस्वीरें लेकर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन बर्फीले मौसम के कारण जो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था, उसे सामान मारने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। इसलिए उसने मेरे कारवां पर पहले ही हमला कर दिया। मैंने तुरंत कारवां से निशान हटा दिए और उसका फोन दूर फेंक दिया। कारवां में वापस आकर मैंने सोचना शुरू किया, मेरी लोकेशन खोजी है, यहाँ रुकना गुंडों के साथ टकराव को न्योता देना होगा। मुझे अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसलिए मैंने कारवां स्टार्ट किया और दूर की ओर चढ़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। कारवां अचानक रुक गया। बर्फ बहुत तेज थी, कारवां बर्फ में फंस गया। मैं तनाव में आ गया। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की याद आई जब मुझे धोखा दिया गया था और ज़ोंबीज़ ने घेर लिया था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मैंने तुरंत फोन खोला और बर्फ में कारवां चलाने के तरीके ढूंढने लगा। एक विकल्प था कारवां के टायरों को मॉडिफाई करना, लेकिन बाहर बर्फीला मौसम था, कभी भी ज़ोंबीज़ आ सकते थे, जो कि बहुत ज्यादा था। मैंने कई और विकल्प ढूंढे, लेकिन सभी को खारिज कर दिया। मैं फिर से अलग दुनिया में चला गया। दीवारों पर लटके हथियारों को देखकर मैंने ठान लिया, अगर कारवां नहीं चला तो भी मैं तैयार हूँ स्थानीय गुंडों से लड़ने के लिए। जब मैं परेशान था तभी अचानक फोन बज उठा। फिर से सुबह का कॉल था। मैंने कॉल रिजेक्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बड़ी बड़ी आवाज आई, बधाई हो, आप एक बड़े खतरे से बचे हैं। एक सुबह अनुभव हो गया है। वकील क़यामत में कारवां सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया। मेरे सामने इनाम का बॉक्स दिखाई दिया। मैंने बिना देखे ट्रैक अपग्रेड चुना। अचानक कारवां के टायर बर्फीले ट्रैक में बदल गए और मैं इसे स्वस्थ रूप से बदलता हूँ। मैं तुरंत ड्राइविंग केबिन की ओर भागा, दूर की ओर गाड़ी चलाई। फोन लगातार बज रहा था। सुवायु का फोन था। मैंने फोन उठाया, रोते हुए मुझसे पूछ रही थी, क्या कोई जान बचाने वाला उपकरण है? वह कोयले के बदले दे सकती है। पता चला उसकी कोयले पर भी नजर थी। हालांकि उसने सामान जमा किया था, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। एक बड़ा समूह उसके घर का दरवाजा तोड़ रहा था और कई लोग हथियार लिए हुए थे, तैयार थे उसके घर में घुसने के लिए। मैंने तुरंत मना कर दिया। उसने फिर से भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया। कहा कि कंपनी में हमारे रिश्ते कितने अच्छे थे। पहले मैं उसका गुरु था, लेकिन यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। वह कंपनी में नई आई थी, मैंने उसे अपनी बहन की तरह देखा, लेकिन उसने रात में मेरे कंप्यूटर से प्लान चला लिए और रिश्तेदारी का फायदा उठाकर मुझ पर आरोप लगा दिया। मेरी नौकरी जाने की वाली थी। वह देख रही थी कि मैं अभी भी बेवफा हूँ। अचानक वह अजीब तरह से हंसने लगी। उसे कुछ याद आया
कमरे के दरवाजे की ओर चली गई और बाहर की ओर चिल्लाई। उसे पता है कि एक जगह बहुत सारा सामान है, लेकिन उसे मजदूरों के साथ काम करना है। आखिर 10 जिंदा बचे लोग न केवल अंदर आ सकते हैं, बल्कि उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अचानक बाहर लड़ाई शुरू हो गई। सुवायु ने वीडियो में मुझे गुस्से से देखा, ठंडे मजाक के साथ कहा कि उसे पता है मैं कहां हूं। मुझे अचानक याद आया, कारवा सुवायु के लिए आरक्षित था। वह पहले ही इस्तेमाल कर चुकी थी, निश्चित रूप से पहले ही जीपीएस लगा दिया था, और अब मैं जांच नहीं कर सकता वह कहां लगा है। मेरी लोकेशन फिर से लीक हो गई। मैं पिछले जंग के दुश्मन द्वारा पूरी तरह ट्रैक कर लिया गया। अरे दुश्मन सुवायु ने 10 गुंडों को इकट्ठा किया। मेरा सामान लूटने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि बाहर बड़ा तूफान था। सामान्य वाहनों से चलना मुश्किल था, लेकिन सावधानी के तौर पर मैंने पहले जांच करने का फैसला किया। मैं कारवां के अलग स्पेस में गया, एक सैन्य ड्रोन निकाला। यह पहले जब मैंने हथियार खरीदे थे, उन्होंने मेरे भुगतान को देखकर अतिरिक्त तौर पर दिया था। सोचा नहीं था कि इतना कमाएगा। मैंने ड्रोन को शहर की ओर उड़ाया। खूनी दृश्यों का अंबार। सड़क पर झुंड में ज़ोंबी लोगों का पीछा कर रहे थे। कई ज़ोंबी एक साथ इंसानों को खा रहे थे। सबसे डरावना यह था कि कुछ लोग ज़ोंबी से बचने के लिए अपने साथियों को गिरा देते थे ताकि वे भाग सकें। अचानक एक ज़ोंबी ने ड्रोन को देख लिया। उसका शरीर अकड़ गया और उसने ड्रोन की तरफ गिराना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत ड्रोन को वहां से हटा लिया। मैं इन्हीं ज़ोंबियों के हाथों मारा गया था। मैंने ड्रोन को सुवायु की तरफ मोड़ दिया और देखा कि सुवायु अपने घर से बाहर निकला है। उसे कुछ मजबूत आदमियों ने घेर रखा था। लगा कि वो देख रही थी, मानो आसपास के ज़ोंबियों का कोई अस्तित्व ही न हो। तभी अचानक एक ज़ोंबी बगल से आ ढूंढा। सुवायु के पास पहुंचने से पहले ही उसे देख गया। लगा है सुवायु लोगों को है, वे मामूली नहीं है, लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि किसी ने कहीं से एक स्नो मोबाइल निकाल लाई। लगता है यही सुवायु का मेरे सामान को लूटने का तरीका था। तभी सुवायु ने भी ड्रोन को देख लिया। उसने ड्रोन की तरफ नहीं समझी। सोचा कि हमारी आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा। लड़ाई के बाद यह मेरी पहली जानलेवा मुसीबत थी। सुवायु ने 10 गुंडों के साथ 6 स्नो मोबाइल पर सवार होकर मेरी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसे एक रेस लगाया, उसे पानी कुछ में स्नो मोबाइल के साथ रेस लगा दी, लेकिन बर्फ बहुत गहरी थी। कई बार मैं रेलिंग से टकराने ही वाला था। मैंने सोचा इस तरह पीछा करना बहुत खतरनाक है, शायद सड़क से निकलकर खाई में गिर भी सकता हूँ। मैंने गति कम कर दी और उन्होंने मुझे रोक लिया। सुवायु के नेतृत्व में 11 लोग धीरे धीरे स्नो मोबाइल से उतरे और मेरे कारवां की चारों ओर यह अंदाजा लगाने लगे कितना सामान है। उसने मेरे करीब देखा और चेतावनी दी कि उनके पास न सिर्फ मर्सनरी किलर है, बल्कि फरार अपराधी भी है। हर एक खतरनाक है। अगर मैं बदतर मौत नहीं चाहता तो तुरंत दरवाजा खोल दूं, लेकिन मैं मानने वाला नहीं। यह मोबाइल था। दरवाजा खोलना मेरे लिए खुद को मौत के घाट उतारने जैसा होगा। मैंने माना तो उनमें से एक ने सुवायु को धक्का देकर लोहे की छड़ उठाई और मेरे दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। लेकिन प्रतिक्रिया बल इतना था कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। छड़ भी उसके हाथ से फिसल गई, लेकिन मेरे दरवाजे पर खरोंच तक नहीं आई। वह अविश्वास से भर गया। तभी एक दुबला पतला आदमी आगे आया। उसने मेरे दरवाजे का लॉक देखा और फिंगरप्रिंट लॉक पाकर तुरंत सुवायु को सूचना दी। सुवायु ने सिर से हंसना शुरू कर दिया। फिर आत्मविश्वास से दरवाजे की ओर बढ़ा, उंगली के सत्यापन वाले स्थान पर दबाया, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिंगरप्रिंट लॉक में सिर्फ मेरा ही फिंगरप्रिंट था। हमारा कोई रिश्ता नहीं था। वह इसे खोल नहीं सकती थी, लेकिन अगले ही पल फिंगरप्रिंट लॉक ने रिंग की आवाज के साथ खोल दिया। प्रलय के बाद पहली बार मुझे डर लगा, क्या इस जन्म में त्रासदी फिर से? दरवाजा धीरे खुला। मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पिछले जन्म में चालाक से ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर मेरा फिंगरप्रिंट इकट्ठा किया था। इस जन्म में यह मुझे नष्ट करने का उसका अंतिम हथियार बन गया। पहले काम पर कंपनी हमेशा फिंगरप्रिंट से ही अटेंडेंस लेती थी। सेकंड सीयू ने तभी मेरा फिंगरप्रिंट लिया था और यह दरवाजा खोल दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने 3 परतों वाला ग्लास प्रूफ दरवाजा लगाया था। दूसरा फेस रिकॉग्निशन वह कैसे भी पास नहीं कर सकती। पास का मजबूत आदमी धैर्य खो गया था। उसने सीयू को जोर से धक्का दे दिया। सीयू जमीन पर गिर गई। लगता है उनके ग्रुप के रिश्ते भी अच्छे नहीं है। मजबूत आदमी ने शॉटगन उठाई और मेरे दरवाजे पर गोली डाली, लेकिन धुएं के बाद मेरे दरवाजे पर सिर्फ हल्का सा सफेद निशान बना और जो आदमी लोहे की छड़ी लेकर खड़ा था उसका धैर्य अब खत्म हो चुका था। वह कुछ कदम पीछे हटा, गहरी सांस ली, फिर पागल कुत्ते की तरह मेरे दरवाजे से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। मैं वैन के अंदर था, फिर भी हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मुझे समझ गया कि जवाब मिलने का समय है। मैंने कीबोर्ड पर बटन दबाया। एक पल में नीली बिजली ने पूरी वैन को घेर लिया। दरवाजे पर जोर लगा रहा आदमी जलकर कोयला हो गया। अचानक हुई यह घटना ने वहां मौजूद सभी को डरा दिया। सीयू चिल्ला उठी। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में स्नो मोबाइल की ओर भागे, इस बिजली वाली वैन से दूर जाने की कोशिश में। सिर्फ तब मजबूत आदमी और डरी हुई सीयू पीछे रह गई, लेकिन दोनों को जल्दी ही होश आ गया। पहले की गोली और दरवाजे की टक्कर की आवाज ने मजबूत आदमी ने शॉटगन उठाई और मेरे सभी कैमरों को तबाह कर दिया। वह मेरी कल्पना से ज्यादा मुश्किल निकला, कैमरे नष्ट होने से। मैं बाहर किसी का पता नहीं लगा सकता था और न ही दरवाजा खोलकर ड्रोन छोड़ने की हिम्मत कर पाया, क्योंकि एक विशाल ज़ोंबी भीड़ मेरी ओर बढ़ रही थी। हालांकि सीयू चली गई थी, लेकिन ज़ोंबी भीड़ अभी भी थी। मैं वैन के अंदर था, ज़ोंबियों की चीखें सुन सकता था। मैं वैन चलाकर ज़ोंबियों के घेरे से निकल सकता था, लेकिन डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो कोई ज़ोंबी कायर में फंस सकता है और तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पाऊंगा। मैंने कोई जोखिम नहीं लिया। कैमरे नष्ट हो चुके थे, मैं चारों ओर किसी नहीं देख सकता था। मैंने बटन दबाकर हाई वोल्टेज बिजली चालू कर दी। एक पल में बाहर चीखें और कराहने की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। लगभग 3 मिनट बाद आवाजें धीरे धीरे खत्म हो गईं। मैं सोच भी नहीं सकता कि अभी कितने ज़ोंबी मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन अच्छा है कि अब शायद खत्म हो गया है। लगातार 2 मुसीबतों को हल करने के बाद मेरी तनावग्रस्त नसों अब थोड़ी राहत मिली है। सिर्फ मुझे शाना है। मैं पूरे दिन और रात से पानी तक नहीं पिया हूँ। अब मैं बस खुद को अच्छे से खाना खिलाना चाहता हूँ। मैंने अपने अंतरिक्ष से हॉट पॉट का सॉस निकाला और मटन, बीफ, ट्रिपल आदि चुना। एक दावत तैयार करने के लिए मैं हॉट पॉट खाते हुए कल की योजना बना रहा था। हालांकि ज़ोंबी खत्म हो गए हैं, लेकिन गिरे हुए ज़ोंबी प्राकृतिक रोड़ा बन गए हैं। मुझे उन्हें हटाने के लिए उतरना होगा, नहीं तो आग भी जल नहीं पाएगी। लेकिन मैं आसपास की सटीक स्थिति नहीं जान सकता। न सिर्फ बचे हुए ज़ोंबी से डर लग रहा है, बल्कि लोगों के पास नहीं है। थोड़ा ध्यान भटकने के कारण मैंने बतख के खून को गर्म खा लिया और जल गया। और वही आवाज आई जिसमें मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। एक आवाज आई। सिस्टम ने दिखाया, बधाई हो होस्ट, आपने जीवन मृत्यु का संकट सफलतापूर्वक पार कर लिया है। नई सुविधा अनलॉक हुई। यहाँ तक कि इस बार का इनाम पहले से भी ज्यादा समृद्ध है। मेरे पास और विकल्प है, लेकिन तभी मैं उलझन में पड़ गया। ये इनाम मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने एक साथ सुवायु के हमले और ज़ोंबी के हमले को झेला। इस बार के इनाम ने सीधे मुझे 3 विकल्प दिए। हर एक को मैं छोड़ना नहीं चाहता। विकल्प 1, रोड़ा साफ करें। ये आसपास को साफ करता है। भविष्य में रोड़ा के कारण गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकल्प 2, हार्डवेयर अपग्रेड जो गाड़ी के इंजन आदि को
पूरी तरह से अपग्रेड करेगा। न सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ेगी बल्कि होने वाला गैजेट उठाएगा। और आखिरी विकल्प है स्काई आई सिस्टम, जो न सिर्फ आसपास की स्थिति स्पष्ट देख सकता है बल्कि 1 किलोमीटर की रेंज भी रखता है। चाहे एक गोया क्यों न हो, उसे सटीक पकड़ सकता है। मैंने कुछ सोच विचार के बाद स्काई आई चुना, क्योंकि रोड़ा तो अगर आसपास कोई नहीं है मैं खुद ही उठा सकता हूँ। और सुवायु ने अभी भारी हमला किया है, इसलिए कम समय में मुझे लगता है वह फिर से हमला नहीं करेगा। स्काई आई सिस्टम ही अभी मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही मैं धीरे धीरे सिस्टम के सिद्धांत को समझ रहा हूँ। लगता है यह खतरे के स्तर के हिसाब से इनाम देता है। पहली बार जब मेरे हाथ की खाल उतरी थी तो सिर्फ एक विकल्प था, दूसरी बार काले कपड़ों वाले आदमी को हराने पर हालांकि इनाम थे, लेकिन 2 अज्ञात थे। और तीसरी बार 2 बड़ी मुसीबतों को हल करने पर सीधे 3 स्पष्ट विकल्प मिले। इनाम चुनने के बाद मैंने आगे के आसपास की स्थिति देखनी शुरू की। वाकई में अभी भी 4-5 जोंबी बचे हुए थे और बाकी के जोंबी मेरे शरारत पर भरोसा करके मैं आसानी से सामना कर सका। कुछ दिनों से सीयू और उसके साथी मेरे कारों के आसपास से चले गए हैं। मैंने आज आराम करने का फैसला किया। कल सुबह रास्ते की बाधाओं को हटाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मुझे सीयू से ज्यादा अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने स्काई आई सिस्टम से कारवां के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में सभी जीवों को स्कैन किया, यहाँ तक कि एक गौरैया भी नहीं बची। आसपास कुछ भी नहीं होने के बाद मैं कार से बाहर निकला, ज़ोंबी के शवों को साफ करना शुरू किया। फिर मैंने ड्रोन को बाहर भेजा और उसे नियंत्रित किया। आसपास की स्थिति की नियमित जांच शुरू की। मैं एक सुरक्षित क्षेत्र का नक्शा बनाने की तैयारी कर रहा था। अचानक मैंने दूर उसे देखा। मैंने तुरंत ड्रोन की ऊंचाई बदली और उस ओर उड़ान भरी। घर के अंदर एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। एक औरत और एक लड़का जिनके मुंह बंद थे, बिस्तर के पास एक साथ बंधे हुए थे। पास में 5-6 लोहे की छड़ी लिए और माचे वाले मजबूत आदमी थे जो एक साथ सटीक और लंबी तरीके से बरामद इंस्टेंट नूडल्स को और पानी की बोतलों को बड़े पैकेट में भर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, न ही कोई हिचकिचाहट या दया। यह किसी प्रशिक्षित संगठन का हिस्सा लग रहा था। उनकी लुकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने इसे सैकड़ों बार किया हो। लगता है यह हिंसक गिरोह सीयू के अस्थायी समूह से ज्यादा पेशेवर और क्रूर है। वे शहर के निवासियों को व्यवस्थित तरीके से साफ कर रहे हैं और जबरन सामग्री जब्त कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी उनसे कुछ दूरी पर हूँ, लेकिन ऐसे विरोधियों के सामने अगर वे मुझ पर नजर डालें तो यह निश्चित रूप से एक और तबाही होगी। जैसा कि उम्मीद थी, इस प्रशिक्षित समूह ने भी ड्रोन की मौजूदगी को नोटिस किया, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं कर रहे थे। लगता है वे पहले से ही मेरे बारे में जानते थे। मुझे अचानक याद आया कि शायद ये वही काले कपड़ों वाले लोग हैं जिन्होंने पहले मुझ पर हमला किया था। मैं पहले से ही उनके शिकार लक्ष्यों में से एक था। वे सीयू के समूह से पूरी तरह अलग थे, न केवल कुशल और अनुशासित बल्कि सावधानीपूर्वक योजना बनाकर काम करते थे। मुझे यकीन नहीं था कि क्या सीयू की तरह वे मेरी सही जगह है। मैंने जवाब में कहा कैसे आखिरकार कारवां बहुत बड़ा लक्ष्य है, इस अंतिम समय में इसे चलाना बहुत जोखिम भरा होगा। मैंने फैसला किया कि उनके अगले कदम से पहले मैं प्रतीक्षा करूंगा, साथ ही ड्रोन से उनकी गतिविधियों पर नजर रखता रहूंगा। अगले कुछ दिनों में यह गिरोह अभी व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा। कई इमारतों को उन्होंने खाली कर दिया था और तरीका भी पहले जैसा ही है। पहले जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना, फिर घर में घुसकर सामान लूटना और बाद में एक भी जिंदा नहीं छोड़ना ताकि बदला न ले सकें। वे इस इलाके को व्यवस्थित तरीके से साफ कर रहे हैं, एक मंजिल एक इमारत को खत्म करते हुए। लगता है जल्द ही मुझ पर भी नजर पड़ेगी। मुझे उनके बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी, सटीक संख्या, उनकी गतिविधियों का पैटर्न और उनका अड्डा। लेकिन इस संगठन की जासूसी में रिश्ता बहुत मजबूत है। कई दिनों तक मुझे खाने लगा और उन्हें मेरी जासूसी की कोई परवाह नहीं थी। लगता है वे पहले से ही इसकी योजना बना चुके थे। मैंने ड्रोन वापस ले लिया। मैं अपनी अलग दुनिया में आया। हालांकि मैंने कई हथियार खरीदे थे, लेकिन मैंने पहले कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है अब उन्हें इस्तेमाल करना सीखने का समय आ गया है। बैठे बैठे मरने से बेहतर है जी जान से लड़ना, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता इन मौत के सौदागरों के दिमाग में क्या पागलपन चल रहा होगा। अगले कुछ दिनों तक मैं उन पर नजर रखता रहा, साथ ही अपनी अलग दुनिया में बंदूक चलाना सीखता रहा। उस दिन मैं हमेशा की तरह नाश्ता कर रहा था। अचानक गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? क्या फिर कोई नया दुश्मन हमला करने आया है? मैंने तुरंत सुरक्षा सिस्टम चेक किया और देखा कि गाड़ी के बाहर सुवायु थी जिसने पहले मुझ पर हमला किया था। दुश्मन हाथ से बात कर रहा था और दूसरे हाथ में रस्सी पकड़े हुए था जिसके दूसरे छोर पर सुवायु के हाथ कसकर बंधे हुए थे। इस वक्त वह थक बैठी थी, चेहरे पर छोटे निशान थे। गुंडे ने बेहद नकली और चापलूसी भाव बनाए। उसने कहा कि पहले वह सुवायु के बहकावे में आ गया था और मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलने की मांगी बस थोड़ा खाने के लिए। वह मेरा बॉडी गार्ड बनने को तैयार था, मेरी कोई प्रतिक्रिया न देकर। उसने कहा कि चाहता है मैं सुवायु से ठीक नहीं चाहता, इसलिए उसे मानता है ताकि मैं ऐसा काम कर सकूं। मैं अभी था। समय बीतता गया। गुंडे का सब्र जवाब दे गया। उसने अपना नकली चेहरा हटा लिया और शॉटगन निकाल लिया और गाड़ी के दरवाजे पर एक फायरिंग शुरू कर दी। मुझे काफी रहा। मैं अभी भी चुप था। मेरे इस रवैये ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसने कहा अच्छा है, अगर मैं सामान बांटने को तैयार नहीं हूँ तो फिर सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने सुवायु का फोन छीनकर मुझे बताया कि वह अभी मेरी कारवां की लोकेशन सबको बता देगा और सबको पता चल जाएगा कि मेरी कारवां में कम से कम 10 लाख का सामान जमा है। और तब मैं इस कैमरे से सबसे बड़ा शिकार बनाऊंगा। लेकिन जमीन पर सुवायु और भी ज्यादा डर गई। वह जानती थी कि अगर मेरी लोकेशन लीक हो गई तो कारवां के बाहर बिना किसी सुरक्षा के वे दोनों आने वालों द्वारा पहले ही टुकड़े हो जाएंगे। और उसने अभी जो गुस्से में फायरिंग की थी पास से पहले ही आश कर रहा। सुवायु बुरी तरह रोने लगी और तभी मेरे दिमाग में एक साथ योजना आई। सुवायु के मुझे हमला करने में असफल होने के बाद घर लौट आई। इस स्थायी टीम में आपसी झगड़े शुरू हो गए। शुरुआत में संसाधन पर्याप्त थे, इसलिए तनाव ज्यादा नहीं था, लेकिन दिन बीतने के साथ 10 लोगों का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। सभी ने सुवायु को दोष देना शुरू कर दिया। अगर उसने पहले ठीक से जांच की होती तो वे बिना सोचे समझे कार्रवाई नहीं करते और नहीं कोई उस मिशन में मारा जाता। धीरे धीरे उनका समूह 2 गुटों में बंट गया। आखिरकार खूनी संघर्ष में बदल गया और सुवायु व गुंडा हालांकि बच गए, लेकिन विजयी पक्ष ने उन्हें बाहर निकाल दिया। हालांकि उन्होंने दूसरों के संसाधन छीनने की कोशिश की पर एक पुरुष और एक महिला की वास्तव में सीमित थी। धीरे धीरे उनके बीच दरार आ गई। इसी वजह से अब गुंडे ने सुवायु को अगवा कर मेरे पास लाना चाहा। मैंने गाड़ी के बाहर खड़े दोनों को 2 विकल्प दिए। पहला, हम सब एक साथ मिल जाएं। दूसरा, वे मेरे निर्देशों का पालन करें और शहर के बाहरी इलाके में सुगम रहें। रोज उन्हें न्यूनतम भोजन दूंगा ताकि वे जीवित रह सकें। दोनों के चेहरे पर विश्वास का भाव आया। फिर तुरंत उनके चेहरे पर खुशी और लालच दिखाई दिया। एक सेकंड की भी देरी किए बिना दोनों ने फौरन दूसरा विकल्प चुना। साथ ही उन्हें और यकीन हो गया कि मुझे अपनी लोकेशन का खुलना बेहद डर लगता है। मेरे रोग का पता मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन असल में वे गलत थे। मैंने हथियार के इस्तेमाल नहीं योजना रहा उन अपराधी गिरोहों के खिलाफ। आखिरकार इस जंगली दुनिया में अगर थोड़ा सा मुझे की संभावना बढ़ाई जा सकती है तो यह सौदा किसी भी हाल में घटेगा नहीं। मैंने सर्विलांस सिस्टम के जरिए देखा धीरे धीरे मेरे पास आई है। मैंने उन्हें तुरंत भागने को कहा। दोनों बिना हिचकिचाए स्नो मोबाइल लेकर दूर चले गए। आने वाले दिनों में मुझे और तैयारियां करनी थी, क्योंकि कयामत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सुवायु और गुंडा खाली पड़े गोदाम को घूर रहे थे। उनकी आंखों में निराशा और असंतोष था। मैंने उनके एक नया घर तैयार किया था। उसकी हवा में धूल की गंध थी, हर जगह मैल जमा था। साफ पता चला यह जगह से है।
यहाँ रहने की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ गर्मी का इंतजाम ही। एक बड़ी सगी और सुबह में रस्सी खोली, पता नहीं करा। वह खाली गोदाम के बीच में खड़ी थी, चारों ओर देख रही थी। पूरे समय कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ का गुंडा थकान से चूर हो गया। दीवार के सहारे बैठ गया और मैं ड्रोन उड़ा रहा था। उपनगरीय गोदाम में 2 लोगों के पास सामग्री भेज रहा था, ड्रोन पर। एक बोतल पानी और एक पैक बिस्कुट लगा हुआ था। ड्रोन को उड़ते देखकर गुंडा उत्साहित होकर उसकी ओर भागा। लेकिन जब उसने देखा कि सिर्फ इतनी सामग्री है, उसका चेहरा खुशी से गुस्से में बदल गया। उसने ड्रोन की ओर जोर से मेरे कंजूसी पर चिल्लाया। दूसरी तरफ मैं उसके हाव भाव देखकर सिर्फ हंस रहा था। मैंने तुरंत ड्रोन को वापस बुला लिया। सुवायु ने देखा, तुरंत ड्रोन पर झपटी, पानी और बिस्कुट ले लिया। वह अच्छी तरह समझती थी कि यह अंतिम समय है, चिंता होना सिर्फ भूख से बढ़कर एक ही नहीं होगा। गुंडे ने देखा कि सुवायु ने सामग्री ले ली। तुरंत अकेला हो गए, पागल की तरह। सुवायु के हाथ से कंप्रेस्ड बिस्कुट छीन लिया, पैकेट खोला और लालच से खाने लगा। कई बार खांसी से घुट गया, जबकि दूसरी तरफ सुवायु चुपचाप पानी पी रही थी। अभी भी आसपास नजर रखे हुए थी। तभी गुंडा सुवायु की ओर बढ़ा। दोनों चुपके से बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता मेरा ड्रोन पहले से मॉडिफाइड था। साउंड क्वालिटी एक नहीं। सुवायु ने गुंडे से कहा, अभी मेरा विश्वास कम है। जब मेरा विश्वास जीत लेंगे, आराम से मोटर होम में घुस जाएंगे तो पानी और सारी सामग्री हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली शिकार तो वे खुद है। अंतिम समय की रातें हमेशा ज्यादा ठंडी होती है। सुवायु दोनों गोदाम के कोने में सिकुड़े हुए थे। पूरा शरीर कांप रहा था। तेज ठंडी हवाएं जैसे शरीर को चीर रही हो। उनका ध्यान अब मेरे मोटर होम पर कब्जा करने में नहीं था। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब गर्मी का इंतजाम था। जबकि इस समय मोटर होम में मैं आइस सिल्क पजामा पहने आराम से आइसक्रीम खा रहा था और एसी 28 डिग्री पर सेट कर रखा था। अंतिम समय मोटर होम सिस्टम का अलार्म मैंने अंतिम समय से लिया। ईंधन सहित बड़ी मात्रा में सामग्री। मुझे बिजली की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सीधे दिल्ली क्षेत्र के अलावा यह मोटर होम पूरा करता था। मेरी लगभग सभी जरूरतें मैं बिस्तर पर लेटा हुआ ताजा खबर नजर आ रहा था। कई मीडिया गायब हो चुके थे, सिर्फ बिखरी हुई अफवाहें थीं। किसी ने दूसरी बार हुए जॉम्बी देखने की बात कही, किसी ने मौसम के जल्द गर्म होने का अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में उपयोगी जानकारी बहुत कम थी। मैं भी धैर्य खो बैठा और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। मैंने हमेशा की तरह नाश्ता बनाया और अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने एक सैंडविच बनाया और खाते खाते अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। मैंने सैंडविच नीचे रख दिया। मैंने अलग दुनिया से एक सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट निकाला। दूसरों से जाने वाला लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ड्रोन पर लगा दिया। साथ ही मैंने एक पानी की बोतल और बिस्कुट रख दिया। मैंने वैन का दरवाजा खोला और ड्रोन उड़ाया सुवायु के गोदाम की ओर। यह उन दोनों की मानवता की परीक्षा थी और मेरी योजना का पहला कदम। अगर सफल होता तो मैं उन्हें अंदर से तोड़ देता। प्राचीन काल से बिना खून बहाए दुश्मन को हराना सबसे बुद्धिमान तरीका है, क्योंकि मैंने सुवायु और उसके साथी को खाना दिया था। इसलिए उनकी मुख्य समस्या अब गर्मी पाने और मेरे वैन के आसपास रहने की थी। उनके पास मुझ पर हमला करने के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। साथ ही मैंने एक सही से उन दोनों के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया। जब ड्रोन गोदाम पहुंचा तो देखा कि दोनों के होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। वे बहुत कमजोर होकर सिकुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन पर लटकी चीजें देखी तो उनके चेहरे पर लालच भरी नजर आई। दोनों एक साथ उठे और आगे की तरफ ड्रोन की ओर भागे, लेकिन साफ था कि गुंडे की ताकत ज्यादा थी। उसने एक शेर की तरह ड्रोन पर झपट्टा मारा और सिर्फ हीटिंग हॉट पॉट को अपने नीचे दबा लिया। लेकिन कल तक डरपोक सुवायु ने भी अचानक जबरदस्त ताकत दिखाई। उसने सीधे गुंडे पर हमला कर दिया। गुंडा 3 बार लुढ़क गया और गुस्से में आ गया। उसने एक थप्पड़ में सुवायु को जमीन पर गिरा दिया। पहले होता तो सुवायु पीछे हट जाती, लेकिन आज उसके अंदर का जानवर जाग गया। उसने सीधे गुंडे की बाह पर जोर से काट लिया। दर्द से गुंडे ने हॉट पॉट को छोड़ दिया। सुवायु ने मौका देखकर उसे छीन लिया, लेकिन उसकी खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिकी। गुंडे ने उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। ताकत का फर्क देखकर उसका हौसला भी टूट गया और वह बस देखती रही। कैसे गुंडा अकेले खाने का आनंद लेता है जबकि वह जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में नाराजगी के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने समझा लिया कि पानी और बिस्कुट खाइए, क्योंकि जिंदा रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। लेकिन आज मैंने एक छोटा बात बनाया। मेरी आवाज करे वो हैरान है। सिर्फ पहला दिन पूरा हो चुका था। मैंने न केवल उनके भोजन को मुफ्त में अपग्रेड किया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए लिया हूं। मैंने उन दोनों को बताया कि आगे एक लकड़ी काटने का जंगल है। वे वहां जाकर लकड़ी काट सकते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिल सके, और मैं उन्हें कुछ सुझाव भी दे सकता हूं जो उनकी लकड़ी काटने की क्षमता को बढ़ाएगी। मेरी अचानक की गई मदद ने सुयु को संदेह में डाल दिया। उसे कुछ लगा, लेकिन मेरे इरादे नहीं समझ पाई। मैंने बहाना बनाया कि अगर वे मर गए तो मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है, जिससे मुझे परेशानी होगी। एकदम मैंने उन्हें बता दिया। वे ड्रोन के निर्देशन में लकड़ी काटने के जंगल में पहुंचे। दोनों ने उसे काटना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कोई अनुभव नहीं था। 1 घंटे बाद भी उन्होंने केवल छोटे निशान बनाए थे। मैंने उन्हें नहीं बताया कि 5 किलोमीटर आगे एक बड़ा लकड़ी का कारखाना है जहां मेरे बहुत सारे लकड़ी उपलब्ध है। साथ ही मैं चाहता था कि वे दिन रात मेहनत करते रहें ताकि उनकी सोच की क्षमता कम हो जाए। इस तरह मेरी आखिरी योजना लागू होगा। जब वे मेहनत कर रहे थे, मैं भी अपने कामों में परेशान था कि आज दोपहर को क्या खाना चाहिए। अंतरिक्ष में मेरे सामने इतने सारे खाद्य थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। सोचने के बाद मैंने पकौड़ी बनाने का फैसला किया, क्योंकि सर्दियों में पकौड़ी खाने से बेहतर कुछ नहीं है। मैं पकौड़ी खाते हुए उन दोनों की मेहनत को देख रहा था और सोच रहा था कि लगभग 1 हफ्ते में मेरी अगली योजना शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मुझे रास्ता और दिशा की जरूरत है। मुझे उन दोनों के बीच पूरी तरह से दुश्मनी डालने की। इसी तरह मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। मैं फिर से अपने अंतरिक्ष में गया और वहां से अपना जीतने वाला हथियार निकाला। अगले 3 दिनों तक मेरा ड्रोन सुयु और उसके साथी को लगातार खाना पहुंचाता रहा। सुयु हमेशा वही रही जिसने सूखा बिस्कुट खाया और गया। आज मैंने फिर से सुधार करने का फैसला लिया। मैंने पानी की जगह दूध दे दिया। डाकू ने देखा तो वह खुशी से झूम उठा और उसने दूध छीन लिया और उस तरफ की चढ़ी। सुयु ने यह देखा तो वह गुस्से से चिल्लाई और उसे उसका खाना छीनने के लिए डांटा, लेकिन डाकू ने उसकी बात नहीं सुनी और बस शांति से शॉट की तरफ इशारा किया। सुयु गुस्सा आ गया। उसने मुट्ठी बांधी और डाकू पर झपटी, उससे लड़ने के लिए तैयार। लेकिन डाकू ने सिर्फ गुस्से से सुयु की तरफ देखा। उसकी अनदेखी ने उसे बताया। फिर वह इसे छोड़े। सुवायु ने निराशा में अपने बाल पकड़ लिए। यह सब उसका होना चाहिए था, क्योंकि मेरे रोगर की जानकारी रखने वाली वह थी, न कि वह गुंडा। लेकिन अब वह सिर्फ दूसरों को अपनी जीत का फल चुराते देख सकती है। समय तेजी से दोपहर हो गया। मैं रोवर में स्टेक बना रहा था। स्टेक पैन में चट कर रहा था। रोवर में गाढ़ी मांस की खुशबू फैल गई। यह न सिर्फ मेरा दोपहर का भोजन था, बल्कि आज मेरी जीत का राज भी। मैंने एक स्टेक ड्रोन पर लटका दिया और उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट दिया, साथ ही पानी की जगह एक रोटी की बोतल रखी। जब ड्रोन गोदाम में पहुंचा
दोनों उस माँ की खुशबू से आकर्षित हुए। गुंडा बेसब्री से फॉइल हटाकर अंदर देखा। उस स्नोफ्लेक पैटर्न वाले स्टेक को देखकर वह खुशी से रो पड़ा। वह तो सीधे ड्रोन के सामने घुटनों पर गिर गया। भाभी से शराब की बोतल आई। मुझे यकीन है ये रात प्रलय के बाद उसकी सबसे खुशनुमा रात थी। वहीं दूसरी ओर सुवायु यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। अचानक उसे चक्कर सा आने लगा। जीवन स्तर का यह बड़ा अंतर सचमुच उसे पागल करने वाला था। मौका पक्का हो चुका था। एक तरफ जहां गुंडा शानदार भोजन और शराब का आनंद ले रहा था, वहीं दूसरी ओर सुवायु को पूरे दिन एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ था। वास्तविकता का यह बड़ा अंतर उसकी मानसिक सीमाओं को पूरी तरह तोड़ चुका था। हमेशा से कभी नहीं बल्कि आसमान है। सुवायु ड्रोन को जानलेवा निगाहों से देख रही थी। लगता है उसने अपना फैसला कर लिया था, तो मैंने ड्रोन उड़ाकर धीरे से उड़ान के बाहर ले गया। सुवायु भी सहयोग से मेरे पीछे आ गई। स्वाद में डूबा हुआ गुंडा इस सबसे बिल्कुल अनजान था। मैंने ड्रोन के जरिए सुवायु को बताया मुझे उसकी जासूसी की जरूरत थी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और बाकी लोगों की जानकारी देने के लिए, साथ ही लड़के जरूरी कुछ जानकारी उससे जुटाने में मेरी मदद करने के लिए। और सहयोग के दौरान मैं रोज उसके कंप्रेस्ड बिस्किट में चुपके से कुछ खाना डाल दूंगा, जैसे चॉकलेट या मेवे। यहाँ तक कि उसके प्रदर्शन के आधार पर मैं उसे गुंडे जितना ही भोजन दे सकता था। सुवायु अपने मकसद के लिए खुशी कर सकती थी। साथ ही वह समझदार भी थी। उसे मेरे इरादे समझ में आ गए थे। चाहे जितना भी अच्छा खाना मिले, वह गुंडे से छीनने में सक्षम नहीं थी। यही अभी सबसे अच्छा था। उसने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। हालांकि मुझे पता था कि यह सहयोग सिर्फ अस्थायी होगा। सुवायु वो थी जो अपने मकसद के लिए बहुत समय से सहन कर रहा व्यक्ति। इस बात की बातचीत में मैंने कोई बात नहीं की कारवां की लोकेशन के बारे में, क्योंकि मैं और सुयु दोनों जानते हैं मैं उस सबसे बड़ा है लोकेशन को मतलब मुझ पर नियंत्रण खो देना है। तब जीवन सुधारने की बात तो दूर, बुनियादी कंप्रेस्ड बिस्किट भी नहीं मिलेगा। इस तरह हमने सहयोग किया और मैंने इसका आनंद लेना शुरू किया। यह मेरा चुना हुआ प्रीमियम बीफ है। मांस इतना नरम कि पानी निकल आए, न केवल मांसल बल्कि थोड़ा मीठा स्वाद भी। खाने के बाद मैंने पहले चिन्हित किए गए नक्शे को देखा। मेरी अगली योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। मैंने कुछ चॉकलेट और ब्रेड के टुकड़ों के बदले सुयु को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में कर लिया। इन दिनों जानबूझकर विवाद पैदा करके सुयु और दूसरा व्यक्ति सहयोगी से प्रतिबंधी बन गए। मैंने उसे चुपके से गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। कोई समस्या हो रही मुझे सूचित करना और उसे वादा किया अगर वह दंगाइयों को खत्म कर देगी तो नूडल्स, दूध, यहाँ तक कि बीफ जैसी चीजें उसकी होंगी। साथ ही मैंने उससे पूछा उसकी टीम के अन्य सदस्यों के बारे में। संरचना काफी जटिल थी। एक माफिया डॉन, एक जेल कैदी और दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासी। उनमें एक ही समानता थी, सभी के नाम पर अपराधी रिकॉर्ड था और वे निर्दयी थे। मैंने इन समस्याओं को एक एक हल करने का फैसला किया। अभी की प्राथमिकता है शहर में उस गिरोह की सदस्य संरचना और उनकी दिनचर्या को समझना। मैंने अगले कुछ दिनों में सुयु और दंगाइयों को शहर में सामान इकट्ठा करने भेजने का फैसला किया। मुख्यतः जानकारी के लिए मैंने सुयु और दूसरे व्यक्ति के लिए हाल के दिनों का सामान गोदाम में पहुंचाया और फिर अपने जैसे ही मैंने अंतरिक्ष में भेजा, एक आनंददायक आवाज आई, बधाई हो होस्ट, साइड मिशन पूरा हुआ, सुयु को जीतना। मिशन इनाम स्पेस अपग्रेड। मैंने इनाम देखने की जल्दबाजी की। इस बार का इनाम था अंतरिक्ष को रीमॉडल करना। स्क्रीन पर मुझे कई विकल्प दिखे, बाथरूम, शॉवर, बेडरूम, रसोई, डाइनिंग रूम, यहाँ तक कि जिम भी। लगता है सिस्टम इस बार मेरे लिए सुधार चाहता है, लेकिन हर चीज मुझे आकर्षित कर रही थी। सोचने के बाद मैंने तुरंत चुनाव किया। प्रलय के बाद शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस तरह का जीवन जी पाएगा। प्रलय के बाद से गर्म पानी से नहाना शुरू, रोजमर्रा की सफाई भी एक विलासिता बन गई है। रोज पसीना बहाने के बाद ही शरीर को साफ कर पाता हूँ। मैं गर्म पानी से नहाने का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा हूँ। मेरे चुनाव के साथ ही अलग आयाम में अचानक एक दरवाजा आ गया। मैंने धक्का देकर खोला। अंदर न सिर्फ शावर था बल्कि एक बड़ा टब भी था। मैं बहुत उत्साहित हो गया। फटाफट कपड़े बदले और गर्म पानी से नहाने लगा। बाहर बर्फीली ठंड थी। मौसम कड़ाके की सर्दी का था और मैं आराम से टब में लेटा हुआ था। पूरी शांति का आनंद ले रहा था। यह दिल हाथ में बड़ा था, यकीन करना मुश्किल था। मैं पहले बातों में था। ना ही बात मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और विचार और स्पष्ट हो गए। मैं तौलिए से बाल सुखा रहा था और सुयु दोनों को देख रहा था। आज की स्थिति मैंने हमेशा की तरह सामान बांटा, लेकिन इस बार सामान था ड्रोन पर अपना गुस्सा निकालने लगे। मैंने मजबूर जताते हुए कहा कि अचानक 2 और लोगों के खाने का बोझ आ गया है मेरे पास। शायद अब और सामान नहीं बचा, खासकर ऊर्जा की समस्या। मेरे पैसा खत्म हुआ है। हालांकि अच्छी बात है पिछले कुछ दिनों से मैं शहर का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं उन्हें बता सकता हूँ कि आसपास सामान कहाँ मिलेगा। बस उन्हें मेरे लिए एक ड्रम ईंधन लाना होगा। बेशक ये सब मेरे बहाने थे। मैंने पहले ही पूरे शहर के पेट्रोल पंप खाली कर दिए थे। वैन का ईंधन कभी खत्म नहीं होगा। ये सब सिर्फ उन्हें था। नरिंदे और सुयु ने आपस में सलाह की और मेरी योजना मान ली। अगली सुबह जाने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने सुयु दोनों को अगला प्लान बताया। मैंने कहा कि ड्रोन से कई दिनों की निगरानी के बाद मुझे भरपूर सामान वाला एक घर मिला है। अगर वे सफल हो गए तो पूरे साल के लिए खाने पीने की चिंता कर दूं और मुझे सिर्फ 2 ड्रम ईंधन चाहिए। सुयु तुरंत निकल पड़े। इसी बीच मैंने उस अपराधी गिरोह पर नजर रखनी शुरू की। मैं चाहता था कि सुयु उनसे सीधे भिड़े। लगभग 2 घंटे बाद वे शहर पहुंच गए। मैंने उन्हें सीढ़ियों में छुपकर मौका देखने को कहा। मेरे आदेश पर वे तेजी से ऊपर चढ़े। दरवाजे पर पहुंचा। बिना किसी बात के सीधे ताला तोड़ने के लिए गोली चला दी और दरवाजे पर जोरदार लात मारी। सामने ढेर सारा सामान देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी से बैग में सामान भरना शुरू कर दिया। तभी पहले की तेज गोली की आवाज अपराधी गिरोह को आकर्षित किया। 6 लोग तेजी से अपने ठिकाने पर लौट आए। उन्होंने सुवायु को देखा। उन्होंने एक नहीं दिखाई। उनमें से एक ने मारा। गुंडे आपस में भिड़ गए और सुवायु ने भी कोई बात नहीं की। सीधे पहले से तैयार इलेक्ट्रिक बैटन निकालकर मुकाबले के लिए तैयार हो गई। उनमें से एक को समझने में थोड़ा समय लगा। सीधे इलेक्ट्रिक बैटन का पूरा जोर देना पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद वह नीचे गिर गया। दूसरी तरफ संगठन का सदस्य गुंडे की गर्दन को जोर से दबा रहा था और गुंडा स्पष्ट रूप से ताकत में ज्यादा मजबूत था। उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। पल भर में 2 लोगों को हरा दिया। इससे अपराधी गिरोह सतर्क हो गया। उन्होंने वॉकी टॉकी निकालकर सहायता मांगी। साथ ही सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। बंदूक रखने वाला सिर्फ गुंडा ही नहीं था। एक और गोली की आवाज के साथ गुंडे ने एक व्यक्ति को मार डाला, लेकिन साथ ही इसकी गोली भी दिख गई। एक धमाके के साथ गुंडा भी खून में लथपथ होकर गिर गया। मेरी एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया और अब केवल सुवायु ही बची थी। मैंने सोचा था मेरा और सुवायु का विवाद आज खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह भी इस दौर के साथ होगी। सिर्फ एक पल में उसने 2 लोगों को मार डाला। मुझे अचानक याद आया कयामत से पहले सुवायु एक एयर गन प्रेमी थी। उसकी शूटिंग तकनीक राष्ट्रीय टीम के स्तर की थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अपराधी गिरोह के बचे हुए सदस्य
मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सुहाई को चारों तरफ से घेर लिया। मुझे यकीन था कि सुहाई मौत है। मैंने ड्रोन वापस ले लिया और आगे की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर गहरी सांस ली। मैंने सोचा कि आखिरकार सुहाई का मामला सुलझ गया। अब सिर्फ अपराधी संगठन से निपटने पर ध्यान देना है। जो कि मेरी लोकेशन जानता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा। आराम करते ही मुझे अचानक भूख लग आई। मैं अलग स्पेस में गया और आज के खाने के लिए सामान चुनने लगा। 1 घंटे की मेहनत के बाद एक बर्तन में रेड वाइन बीफ स्टू तैयार हो गया, जिससे गाढ़े मांस की खुशबू आ रही थी। मैं खाते हुए मोबाइल पर खबरें देख रहा था। अचानक एक संदेश ने मुझे झटका दे दिया। पता चला कि कयामत के बाद सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं हुए, कई जानवरों में भी बदलाव आया है। इसी दौरान कई लोगों ने उन्हें देखा है। बड़े जानवर जैसे भालू और बाघ और छोटे जैसे कीड़े और चूहे और जानवरों का विकास ज्यादा पूरा हो चुका है और उनका खतरा भी ज्यादा है। जब मैं सोच रहा था कि आगे क्या करूंगा, दूसरी तरफ अपराधी गिरोह नए सदस्य के आने का जश्न मना रहा था। और यह व्यक्ति था। अंतिम समय में बदलाव आया। कुछ ही महीनों में फिर से नया बदलाव आया। कई जानवरों में बदलाव हो गया। उनकी हमला करने की क्षमता और खतरा कई गुना बढ़ गया। यह सब मुझे अचानक दुविधा में डाल दिया। अगर शहर के पास जाऊं, ज़ोंबी से जाएगा। शहर के अपराधी गिरोह से ही निपटना होगा, लेकिन मैं ग्रामीण इलाके में हूँ। यह जानवरों का स्वर्ग है। हर पल कोई अनहोनी हो सकती है। बुरी खबर यही नहीं थी। मैंने हमेशा की तरह ड्रोन से शहर की निगरानी की, तभी एक परिचित चेहरा दिखा। मैंने तुरंत ड्रोन को उसका पीछा करने के लिए नियंत्रित किया, लेकिन एक मोड़ पर निशाना खो दिया। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई और मेरी चिंता गलत नहीं थी। सुहाई मरा नहीं था। मैंने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की थी और जल्दी ही ड्रोन वापस ले लिया, लेकिन सुहाई ने अपराधी गिरोह के साथ रोक रखा। उसने मेरी सारी जानकारी उन्हें बता दी। उसने मेरी खरीदारी की सूची भी ढूंढ ली और बताया कि मेरे वैन में करोड़ों का सामान है। बाद में उसे सिर्फ थोड़ा सा इनाम चाहिए था और वैन की संरचना और हमले के तरीके भी पूरी तरह से उन्हें बता दी थी। पहले मैंने सोचा कि अपराधी गिरोह से सुहाई को मरवा दूंगा, लेकिन वे चुपके से सहयोग करने लगे। मेरी 2 सबसे बड़ी समस्याएं एक साथ हो गईं और मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। अब मैं भागना चाहता हूँ इस खतरनाक जगह से। मैंने वैन स्टार्ट की और शहर से दूर भागने लगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरी निगरानी प्रणाली ने बताया कुछ अज्ञात जीव मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने जूम किया। एक विकृत सुअर मेरी तरफ दौड़ रहा था और सीधे मेरी वैन से टकरा गया। मैंने तुरंत जवाबी हमला किया, इलेक्ट्रिक फेंस की, लेकिन अगले पल मैं पहली बार निराश हुआ। विकृत सुअर मुझ पर जोरदार हमला कर रहा था। दूर से और भी ज़ोंबी आ रहे थे। मेरी तरफ इकट्ठा हो रहे थे और मेरा गर्वित बचाव तंत्र इस वक्त काम नहीं कर रहा था। मेरी इलेक्ट्रिक फेंस सुअर पर बेअसर थी और उसके हमले की ताकत बढ़ती जा रही थी। वैन के अंदर मुझे झटके महसूस हो रहे थे। उसकी आवाज ने आसपास के ज़ोंबी को आकर्षित कर लिया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, ये तेजी से चला गया, लेकिन वह फिर से तेज हो गया और इस बार के हमले ने मेरी वैन को नियंत्रण से बाहर कर दिया। लगभग एक पेड़ से टकराने वाला था। मैंने समझा कि भागना बंद करना होगा, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। हालांकि अभी वैन से निकलना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर इसे हमला करने दिया तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं तुरंत हथियारों के गोदाम में पहुंचा। मैंने एक शक्तिशाली मशीन गन उठाई और अपने लिए एक बुलेट प्रूफ वेस्ट चुना। सब होने के बाद मैंने पिछली रात का बचा हुआ बीफ देखा। मैंने इसे बैग में डाल दिया, जबकि जंगली सुअर दूसरी तरफ हमला कर रहा था। कार का दरवाजा खोला और जोर से बैग को दूर फेंक दिया। मांस गन ने तुरंत जंगली सुअर का नाम किया। वह तुरंत खाने लगा। मैंने भी इस मौके का फायदा उठाकर मशीन गन से उस पर गोलियां बरसाईं। मशीन गन के हमले के बावजूद जंगली सुअर नहीं गिरा। मेरे कार्यों ने उसे गुस्सा दिलाया। वह मेरी ओर दौड़ पड़ा। मैं बहुत डर गया और जोर से फायरिंग करने लगा। जब वह मुझसे कुछ मीटर दूर था, आखिरकार वह गिर गया और मैं डर से बैठ गया। खतरा अभी तक नहीं हुआ था। अभी भी कई ज़ोंबी को खत्म करना बाकी था। तभी सिस्टम ने इनाम दिखाया, लेकिन इस बार का इनाम देखकर मुझे पहली बार निराशा हुई। आरवी सिस्टम ने मुझे एक साउंड सिस्टम दिया। अंत समय में मूर्ति हुआ है। मैंने आरवी से इनाम लिया। आरवी में वापस आया और पहले की तरह इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम का उपयोग करके बाकी ज़ोंबी को खत्म किया। मैं बहुत थक गया था। मैंने कल फिर ज़ोंबी को हटाने का फैसला किया, लेकिन इस कदम ने मेरे लिए एक और समस्या जोड़ ली। अगले दिन मैं उठा देखा, मेरे आरवी के नीचे लकड़ी और घास बिछी हुई थी और सामने बड़े कांटेदार रोड ब्लॉक्स थे। 10 से ज्यादा अपराधी गिरोह ने मेरे आरवी को घेर लिया। उनमें से एक ने डरावना मास्क पहना हुआ था जो सहन पैदा कर रहा था। मुझे तुरंत समझ आया कि वे मुझे जिंदा जलाना चाहते हैं, लेकिन बाहर का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। लाइटर भी नहीं जल रहा था। क्या उनके पास कोई गुप्त हथियार है? जब मैं सोच रहा था, अपराधी गिरोह ने पहले के दुश्मनों की तरह मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक भेजा, लेकिन मैंने उसकी अनदेखी की। हालांकि उन्हें पहले से पता था इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम के बारे में, इसलिए कोई आरवी के पास नहीं आया। जब मुझे लगा कि वे वापस जाएंगे, अचानक एक व्यक्ति डरावनी मुस्कान के साथ मेरे आरवी की ओर आया और उसने अपने बैग से कुछ निकाला। मैंने ध्यान से देखा, मिलिट्री ग्रेड ज्वलनशील बॉम्ब था। यह ईंधन न सिर्फ बहुत गर्म होता है, बल्कि अत्यधिक ठंड में भी काम करता है। यह आमतौर पर इंसेंट्री बम में इस्तेमाल होता है। ब्लॉक तुरंत जल उठा और साथ ही उनके पहले से तैयार किए था और लकड़ी को भी डाला। मेरे आरवी में फायर प्रूफ सिस्टम नहीं था। मेरे आरवी के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उनकी सावधानीपूर्वक योजना ने मुझे निराश में डाल दिया और इन सब एक और हमारी वाली बात हुई। मास्क पहने उस रहस्यमय व्यक्ति ने धीरे से मास्क उतारा। वह सुहाई थी। उस दिन वह न सिर्फ जिंदा बच गई थी, बल्कि इसे एक नया संरक्षण मिल गया था। कार के अंदर तापमान लगातार बढ़ रहा है। कार के बाहर पूरी तरह सशस्त्र अपराधी गिरोह सुहाई मुझे मुश्किल में डाल दिया। अगर कार के अंदर रहा, बढ़ता हुआ तापमान मुझे निर्जलित कर देगा, लेकिन अगर कार से बाहर निकला, बाहर अच्छी तरह से सुसज्जित अपराधी संगठन है। भले ही मेरे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट और बेहतर हथियार हैं, कुछ ही पलों में वे मुझे गोली मार देंगे। कार का तापमान बढ़ रहा है। मेरी चेतना धुंधली हो रही है। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा था और आत्मसमर्पण करना चाहता था, मेरे दिमाग में एक साहसिक विचार आया। मैंने कुछ दिन पहले कार के सिस्टम अपग्रेड का साउंड सिस्टम खोला, संगीत बजाया और वॉल्यूम पूरा बढ़ा दिया। शब्द मिला में आवाज एक बम के फटने जैसी थी। कार के बाहर सुहाई ने यह देखा, मुझे मजाक उड़ाया। उसने कहा मैं अब ये शो सही कर रहा हूँ और मुझे जल्दी आत्मसमर्पण करने, प्रतिरोध छोड़ने, कार से बाहर आने के लिए कहा। अपराधी गिरोह के कुछ लोगों ने यह देखा और हंसने लगे, लेकिन इस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने स्काई सिस्टम में देखा कि कार की ओर जीवों की संख्या बढ़ रही है। फिर मैंने निर्णय लिया, मैं अलग स्पेस में चला गया। एक ताजा वाग्यू मांस लिया ताकि बाद में म्यूटेंट जीवों को लुभा सकूं। फिर हथियारों से बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट लिया और एक अच्छी बंदूक चुनी। और कार के बाहर अपराधी गिरोह को भी एहसास हुआ कि मैं ज़ोंबी को आकर्षित करके उनके साथ मरने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन वे बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास हथियार थे। सामान्य ज़ोंबी उनके मुकाबले में नहीं थे। ज़ोंबी की लहर कार के पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया। मैं कार का दरवाजा खोलने ही वाला था, बाहर जाकर लड़ने के लिए एक तीखी चीख ने मुझे रोक दिया। आकाश में अचानक एक म्यूटेंट बाज दिखाई दिया।
यह एक सटीक गोली की तरह तेजी से नीचे आया और अपराधी गिरोह की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने एक को मार डाला और उसकी गति इतनी तेज थी कि निशाना लगाना मुश्किल था। कुछ लोग बिना सोचे समझे गोली चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे और बाज के पंख म्यूटेशन के कारण स्टील की तरह मजबूत थे। भले ही उसके पंख सिर्फ छू जाएं, शरीर पर खून का निशान बन जाता था। अपराधी गिरोह के कई लोग घायल हो गए थे। उनके ध्यान भटकने के दौरान ज़ोंबी कार के और करीब आ गए। प्रशिक्षित टीम अंततः अस्त व्यस्त हो गई। मेरे हाथ खराब है और स्नो मोबाइल की ओर भागने लगी, लेकिन घबराहट में वह ज़ोंबी के हमले से बच गई। बाकी बचे कुछ लोगों को भी होश आया और वे लड़ते हुए पीछे हटने लगे, जबकि म्यूटेंट जीव अभी भी पीछा कर रहे थे। आखिरकार अपराधी गिरोह के सिर्फ 3 लोग बचे। भाग रहे हुए और अच्छी खबर यही खत्म नहीं हुई। कारवां के बाहर ठंडी हवा तेज होती जा रही थी, जिसने कारवां के नीचे लगी आग को बुझा दिया। मैंने कारवां का एयर कंडीशनर चालू किया और ठंडी हवा पर सेट कर दिया। कारवां तेजी से ठंडा होने लगा इस कड़ाके की ठंड में, और ठंडी हवा चलाने वाला शायद सिर्फ मैं ही था। बाकी सिर्फ यह करना था कि बचे हुए ज़ोंबियों को साफ कर दूं और फिर चुपचाप इंतजार करो कि चील उड़ जाए। लेकिन कभी सोचा नहीं था वही एक महत्वपूर्ण पल मेरी जान बचा लेगा। मैं सोच रहा था कि इस बड़ी आपदा से बच निकला हूं तो निश्चित रूप से बहुत भारी इनाम मिलेगा, और तभी सिस्टम का इनाम पॉप अप हुआ और इनाम दोगुना हो गया था। मेरे सामने 2 पैनल दिखाई दिए। बाई और कारवां की मरम्मत की सुविधा थी। जब तक कारवां को कोई विनाशकारी नुकसान नहीं पहुंचा, तब तक यह धीरे धीरे अपने टूटे हुए हिस्सों को ठीक कर लेगा। जो नीचे का हिस्सा आग में जल गया था, वह अब फिर से नए जैसा हो गया था। दाईं ओर का पैनल एक अनलॉक नोटिफिकेशन था। मैंने उसे खोला। मैं बेसब्री से अलग स्पेस में गया और देखा कि बाथरूम के दरवाजे के पास एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी, और जब मैंने फिर से आंखें खोली तो एक सूरज पाया। आकाश में एक सूरज चमक रहा था। सामने लगा एक असर था। मैंने उत्साहित होकर मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसकी खुशबू सूंघी। मैं बहुत उत्साहित था। मुझे अचानक याद आया कि आलू वाली फसल है और ये तेजी से बढ़ा है। ये अलग स्पेस में काफी मात्रा में स्टोर भी थे। मैंने तय किया कि आलू से ही प्रयोग करूंगा। अगर यह सफल हो गया तो भविष्य में अगर साल तक हो जाए तो भी मैं इस बागवानी सिस्टम से गुजार कर सकता हूँ। यह सब नहीं, मैं अपनी हवा में वापस गया। आज हालांकि मौत के मुंह से निकला हूँ, लेकिन अंत बहुत अच्छा रहा। न सिर्फ अलग स्पेस अपग्रेड हुआ, बल्कि मेरा कारवां सिस्टम भी और बेहतर हो गया। भविष्य में कोई बात कराए तो मेरे आगे ये होंगे। ये आज मैंने किया। खुद को बड़ा इनाम दूं। मैंने बहुत दिनों बाद खाए और फिर घर से आया। इसके बाद मैंने फोन पर खबरें देखनी शुरू की, क्योंकि आज की घटना ने मुझे एहसास कराया कि इस दुनिया में हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार होता है। जंगाई जितनी ज्यादा जंगाई होगी उतना ही बड़ा होगा। और तभी एक संदेश ने मेरा ध्यान खींचा। सीयू और अपराधी गिरोह ने मेरे कारवां पर हमला किया 3 दिन पहले। आखिरकार मैंने कारवां के आसपास के ज़ोंबी और रोड ब्लॉक ट्रैप्स को साफ कर दिया। मैंने आज यहाँ से दूर जाने का फैसला किया, क्योंकि इस दौरान लगातार लड़ाइयों की आवाज ने ज्यादा से ज्यादा ज़ोंबी और म्यूटेंट जीवों को यहाँ खींच लिया। मुझे फिर से एक शांत जगह ढूंढनी होगी। साथ ही कल रात एक संदेश ने मुझे परेशान कर दिया। कोई म्यूटेंट जीवों की एक गाइड बुक बना रहा है। उसने म्यूटेंट जीवों को खतरे के हिसाब से एफ ग्रेड से शुरू करके वर्गीकृत किया है। एफ ग्रेड सबसे कम खतरनाक है, जिनसे आम लोग नहीं निपट सकते, जैसे उस दिन का जंगली सुअर, और कल का बाज वो एक ग्रेड का जीव था। कई अच्छी तरह सुसज्जित लोग भी उसका सामना नहीं कर सकते, जबकि इस ग्रेड में बाघ, चीता, काला भालू जैसे बड़े शिकारी हैं। अगर उनसे मिल गए तो बस प्रतिरोध छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि एस ग्रेड से ऊपर भी अनलॉक्ड एसएस ग्रेड और एसएस ग्रेड है। ऐसे कितने शक्तिशाली जीव होंगे जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इन 2 दिनों में मैंने ड्रोन से आसपास का निरीक्षण किया और उस स्थानों को चिन्हित किया। मैंने आज वहां जाने का फैसला किया। दूसरी ओर इस ऑपरेशन की विफलता से अपराधी गिरोह को भारी नुकसान हुआ। बंदूकें, गोलाबारूद जैसे बहुत से संसाधन खो दिए। उन्होंने ये सारा नुकसान मेरे सिर मढ़ दिया। सीयू ने सार्वजनिक रूप से पूरी प्रतिज्ञा की कि मुझे खून की कीमत चुकानी होगी। मुझे जल्द से जल्द सीयू लगा ट्रैकिंग सिस्टम को ढूंढना होगा, नहीं तो मुझे सीयू के अंतहीन उत्पीड़न और बदले का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे समय के साथ दौड़ना होगा। सीयू के दूसरे हमले से पहले उसकी निगरानी से बचने के लिए, खतरे से दूर रहने के लिए मैं रातों रात चिन्हित सेफ जोन की ओर चल पड़ा। गंतव्य पर पहुंचकर मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने अल्टरनेट डायमेंशन के फार्म एरिया में आया। मैं हैरान था, कल लगाए गए आलू आज ही अंकुरित हो गए थे। सचमुच ये फार्म भी विशेष बूस्ट देता है। यहाँ लगाए गए किसी भी पौधे की ग्रोथ स्पीड तेज होती है। मैं बेसब्री से अल्टरनेट डायमेंशन के स्टोर रूम में गया बीज ढूंढने के लिए। मुझे अचानक बीजों का एक बड़ा बैग मिला। शायद पहले किसान से बड़े पैमाने पर सामान खरीदते समय उसने मुझे दे दिए थे। काम आ गए। अलग अलग रंग के बीज देखकर लगा कि ये मिश्रित फसलों के हैं। मैंने ट्राई करने की सोची और पूरा दिन लगाकर सब बो दिए। फिर कारवां में लौटकर मैंने गर्म पानी से नहाया और पिछले कुछ दिनों का विश्लेषण कर रहा था। मेरा सबसे बड़ा खतरा अभी सुबह का लोकेशन है और मोटर होम फिलहाल सबसे बड़ी कमी यह है कि मोटर होम से ऐसे करता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम सिर्फ कभी-कभी काम करता है। मुझे एक्टिव अटैक का तरीका ढूंढने की जरूरत है। ये आखिर मैंने कर लिया। पहले सुबह का जीपीएस करूंगा। दरअसल मैंने कयामत आने से पहले ही मोटर होम की पूरी जांच कर ली थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लगता है इसकी असल लोकेशन इंजन के पास होगी। पहले मैं मोटर होम को नुकसान पहुंचाने के डर से जांच नहीं कर पाया, लेकिन अब मोटर होम में सेंसर रिपेयर फंक्शन आ गया है। चाहे मैं कितना भी तोड़ करूं, यह वापस ठीक हो जाता है। तो मैंने सीधे इंजन तोड़ दिया और वहाँ एक छोटा चिप मिला। इसका मतलब अब से मैं सुवायु की ट्रैकिंग से आजाद हो गया हूँ और मेरे पास एक नई योजना है। मैंने सुवायु को कयामत का एक तोहफा देने का फैसला किया। कयामत आने के बाद से वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार मैं पहले हमला करूंगा। मैंने जीपीएस को ड्रोन से बांध दिया और जंगल की तरफ उड़ा दिया। मैंने इसे जंगल के गहरे हिस्से में छोड़ दिया। अगर सुवायु बिना सोचे समझे वहां गई तो जंगल के म्यूटेंट जानवर उसे चीर फाड़ देंगे। यह सब खत्म करके मैंने राहत की सांस ली। मैंने मोटर होम का म्यूजिक सिस्टम चालू किया और मधुर संगीत बजाया। गाने सुनते हुए मैंने अल्टरनेट स्पेस से सामग्री चुनी, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि मोटर होम में फ्रेशनेस फंक्शन है। मैंने ज्यादा सी फूड स्टोर नहीं किया था, लेकिन आज सेलिब्रेट करने के लिए मैंने लग्जरी चुना। मैंने सी ककड़ी और ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया आज मैंने लग्जरी से नूडल्स बनाने का फैसला किया। मुझे इस कयामत में दुर्लभ स्वाद का आनंद मिला। मैंने सोचा कि अगर अल्टरनेट स्पेस का फार्म सिस्टम सच में काम कर जाए तो आगे मैं न सिर्फ ताजी सब्जियां खा पाऊंगा, बल्कि लगातार फल भी मिलेंगे। आगे मेरा रोज का काम रूटीन चेक के अलावा फॉर्म में काम करना होगा। मेरी इंटेल जमा करने की प्रक्रिया भी जारी है। मैं रोज बाहरी दुनिया की गतिविधियों पर नजर रखता हूँ। अभी बाहर की सिविलियन फोर्सेस 3 तरह की हैं। एक तो क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे गैंग, एक ट्रेन और अच्छी तरह से और एक सर्वाइवर्स के सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप।
आम लोग इनमें से किसी के भी सामने क्लिक नहीं पाते। तभी फोन पर अलर्ट आया, चौथी तरह की और भी ताकतवर कोर्स है। मैं देखने के लिए क्लिक करने ही वाला था, लेकिन पता चला कि यह संदेश इतना साधारण नहीं था। प्रलय के प्रभाव में दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह समूह प्रलय में इतना ताकतवर हो सकता है। मैंने जिज्ञासा से चौथे गुट के बारे में जानकारी खोली और सामने आया डार्क नाइट सर्कस नाम। पता चला कि इस सर्कस के जानवर भीषण सर्दी की वजह से म्यूटेट हो गए थे। लेकिन बात यह थी, वे इंसानों की आज्ञा मानते थे। इस सर्कस में सिर्फ चील और हाथी ही नहीं, बल्कि बाघ, शेर और भालू जैसे खतरनाक मांसाहारी जानवर भी थे। सर्कस के सदस्य इन ताकतवर म्यूटेट जीवों की सेना की मदद से Z शहर पर पूरी तरह कब्जा करते हैं। Z शहर मुझसे कुछ किलोमीटर दूर है। फिलहाल मेरे लिए खतरा नहीं है। यह जानकारी मुझे एक नया विचार देती है। अगर म्यूटेट जीवों को पाला जा सकता है, तो क्या मैं भी अपना पालतू रख सकता हूँ? लेकिन मैंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। चील और जंगली सुअर के हमले के बाद मैं इन जीवों से डरने लगा हूँ। पालतू बनाना तो दूर, मैं इनके पास आने से डरता हूँ। मैं फिर से अपने डायमेंशनल फॉर्म पर आया, फसलों की स्थिति देखने जैसा मैंने सोचा था। बिना खाद डाले भी यहाँ फसलें भाग रही ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। कई फसलों में अंकुर आ चुके हैं। मैंने इंटरनेट से इन फसलों की पहचान की। नतीजा देखकर मैं हैरान रह गया। ज्यादातर 20 फलों के थे, अंगूर, तरबूज, सेब समेत 20 किस्म के फल। मैं प्रलय में भी फलों का राजा बनने वाला हूँ। मैं खुशी खुशी पौधों को पानी दे रहा था। यह खुशी मुझे छिपे खतरे को भुला दिया। मुझे पता नहीं था यह लापरवाही मेरे लिए बड़ी मुसीबत लाएगी। सुवायु का GPS हटाने के बाद से मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा शांत हो गई है। कभी कभार कुछ ज़ोंबी हमला कर देते हैं, लेकिन पूरा दिन शांति से गुजरता है। मुझे आखिरकार अपने फार्म सिस्टम पर ध्यान देने का समय मिला। जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है। दिन में मैं अपने फार्म की देखभाल करता हूँ। दोपहर में ड्रोन से आसपास का हाल जानता हूँ। बाकी समय मैं जीवन स्तर सुधारने में लगाता हूँ। पहले मेरी सारी ऊर्जा सुवायु के समूह से लड़ने में खर्च होती थी। ज्यादातर समय नूडल्स खाकर गुजारता था, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने कुछ नए व्यंजन बनाए। चिकन सूप, कोला चिकन विंग्स, ग्रेट कुक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं -80 डिग्री के अत्यधिक ठंडे प्रलय में जी रहा हूँ। मैं पूरी तरह से आराम नहीं कर रहा हूँ। पहले इंटरनेट पर खोजे गए डार्क नाइट सर्कस ने मुझे काफी परेशान किया है। मैंने पहले ही ग्रेट के म्यूटेंट जीवों की ताकत देख ली है। इस ग्रेट जीवों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन मैं रहूंगा जिससे मैं वैन के अंदर से हमला कर सकूं। मैं अपने शस्त्रागार में गया, वहां सजे हुए विभिन्न हथियारों को देखा और बिना रुके एक लंबी सांस ली। हालांकि मेरे शस्त्रागार में बहुत सारे उच्च सवारी हैं, लेकिन उनमें एक घातक हानि है। उन सभी के लिए मुझे वैन से बाहर निकल कर जाना होता है। लेकिन मैं आखिरी समय तक इस किले को छोड़ने वाला नहीं हूँ और सीधे दुश्मन का सामना करूंगा। जैसे ही मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्योंकि हर बार वैन का इनाम मेरे द्वारा संकट का समाधान करने से जुड़ा होता है, तो क्या अगर मैं फिर से संकट का समाधान कर दूं, तो मेरी वैन सिस्टम फिर से अपग्रेड हो जाएगी। शायद इसमें हमले से संबंधित सिस्टम भी होगा, लेकिन खुद को जानबूझकर खतरे में डालना यह मेरे प्रलय में छिपकर जीने के दृष्टिकोण से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं भरे हुए गोदाम को देखकर दुविधा में पड़ गया। मैंने शस्त्रागार के उपकरणों की गिनती की, पिस्तौल, राइफल, मशीन गन्स, ग्रेनेड, टाइम बम। हालांकि उनकी फायरिंग पावर बहुत है, लेकिन प्रलय आने के बाद उन्होंने लगभग कोई भूमिका नहीं निभाई है। मैंने एक लंबी सांस ली और शस्त्रागार से बाहर निकला। तभी अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मालिक, आपने 500 की सफलता प्राप्त की है। टास्क की 100% पूर्ण हो गया है। क्या मालिक इनाम प्राप्त करना चाहते हैं? यह अचानक मिला इनाम मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। पहले मैंने कभी इस साइड क्वेस्ट को नहीं देखा था। पता नहीं यह कहां से आया। जैसे ही मैं उलझन में था, मैंने सिस्टम पैनल के निचले दाएं कोने में एक लाल लोहे देखा। मैंने उसे लिया और तुरंत टास्क पूरा करने की कोशिश की। एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी। मेरे मन में एक तीव्र अनुभूति हुई कि इस टास्क को पूरा करके मैं वैन के अंदर से हमला करने की समस्या को दूर कर सकता हूँ। सिस्टम की आवाज आई, आपने टास्क पूरा कर लिया है। मैंने बंदे ग्लास के बारे में ध्यान से पढ़ा। यह कांच न केवल ताकत और कठोरता में टेम्पर्ड ग्लास से 10 गुना बेहतर है, बल्कि इसमें एक जादुई क्षमता भी है। जैसे बने मिरर अंदर से बाहर देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं। इसे सिर्फ अंदर से ही किया जा सकता है। मैं बेसब्री से इसे आजमाने लगा। मैंने पिस्तौल को कांच पर रखा। गोली चलने की आवाज के साथ गोली सफलतापूर्वक बाहर निकल गई। कांच पर कोई निशान नहीं था। मैं वैन के बाहर जाकर टेस्ट करने गया। मैंने मशीन इस्तेमाल की। कांच पर एक भी खरोंच नहीं थी। मैं बेहद उत्साहित था। मेरा मोबाइल आखिरकार एक बार अपग्रेड हो गया। एक मोबाइल आर्मर्ड वाहन में, और मेरा यह वाहन जल्द ही अपनी पहली लड़ाई का सामना करने वाला था। ग्लास के सिद्धांत को समझने के लिए मैंने हाई स्पीड कैमरा से पिस्तौल को कंप्यूटर पर 1000 गुना धीमी गति से चलाकर मैंने अचानक पाया कि गोली के कांच को छूते ही मैंने कई बार टेस्ट किए। मैंने कारवां से बाहर चीजें फेंकी, लेकिन इस बार वे कांच से टकराकर नीचे गिर गईं। मेरा अनुमान था कि शायद, लेकिन यह जानकारी मेरे लिए काफी थी। कारवां के नए सिस्टम का टेस्ट करने के बाद मैं फिर से खेतों में चला गया, फसलों की वृद्धि का निरीक्षण करने। कुछ दिन पहले लगाए गए आलू के पौधे निकल आए थे। मैंने ऑनलाइन खेती के ट्यूटोरियल के अनुसार यह निर्धारित किया कि खेत प्रणाली में विकास दर लगभग बाहरी दुनिया की 3-4 गुना है। मैंने चारों ओर घूमकर देखा, बाकी फसलें भी ऐसी ही थी। अनुमान है कि 1 महीने में आलू सहित कई फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाएंगी। ताजी सब्जियों और फलों को खाने का मेरा सपना दिन ब दिन करीब आ रहा है। यह सोचकर मैंने खुद को इनाम देने का फैसला किया। मैंने बेचने वाले जिन्हें आमतौर पर खाने की हिम्मत नहीं होती, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अंगूर काट कर उन पर दही डाल दिया। एक साधारण फ्रूट योगर्ट तैयार हो गया। हाल में स्वास्थ्य परेशान करने के कारण मुझे आखिरकार अपने कारवां सिस्टम को गहराई से समझने का समय मिला। मुझे लगता है इसमें अभी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें मैंने नहीं खोजा। मैंने इस समय को सिस्टम विकसित करने में लगाने का निर्णय लिया, और जब ये फैसला करने का साथ है, मेरे दिमाग में आया कारवां सही से अपडेट करके अब अमल में लाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने स्काई आई सिस्टम से आसपास की स्थिति देखी, तो एक नया मोड़ आया। अत्यधिक ठंड के समय जिससे मैं जानकारी चाहता था, इस बार वही मेरे लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया। सुबह मैंने हमेशा की तरह ड्रोन से कारवां के आसपास निगरानी की। आसपास सब कुछ सामान्य पाकर मैंने ड्रोन वापस बुला लिया, लेकिन वापसी के रास्ते में मुझे एक अजीब सी आशंका होने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो मैंने ड्रोन की दिशा बदल दी और पाया कि ठीक पीछे 100 मीटर पर मैं एकदम से सिहर उठा और ड्रोन की गति बढ़ा दी, क्योंकि यही एकमात्र साधन था जिससे मैं कारवां के आसपास की नहीं चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यह चील ड्रोन पर हमला करने का इरादा नहीं रखती थी, वह बस पीछा कर रही थी। ड्रोन के सफलतापूर्वक कारवां तक पहुंचने के बाद कारवां के ऊपर कुछ चक्कर लगाकर खुद ही उड़ गया। मैंने इसे नहीं लिया। जब मैं खेत का काम खत्म करके बाहर निकला,
तो होश थी। मैंने अभी अगले से बात कर रहा कि मुझे कार का असामान्य कंपन महसूस हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कार पर किसी चीज ने हमला किया है। वही परिचित खतरे की भावना फिर से मेरे दिल में उठी। मैं तुरंत खिड़की पर गया और देखा वह म्यूटेंट ईगल था। मेरे कार पर रहा। मुझे लगा कि मुसीबत आई है। मैं तुरंत हथियारों के कमरे में गया और हथियार लेकर जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। मैंने पहले पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाकर देखा, लेकिन पता चला कि यह म्यूटेंट सुअर की तरह ही अद्भुत रक्षा क्षमता रखता है। पिस्तौल बेकार थी। फिर मैंने शॉटगन आजमाया, लेकिन रेंज कम थी और ईगल बहुत तेज था, जिससे कोई नुकसान नहीं हो सका। आखिरकार मैंने मशीन गन निकाली, इसे गोलियों की बौछार से दबा दूं, लेकिन ईगल ने गोलियों को सटीकता से बचा लिया। मैं वाकई लाचार था। वह जहरी असहायता की भावना फिर से कारवां में छा गई। मैं और म्यूटेंट ईगल एक दूसरे से जूझते रहे। एक तरफ बेहद तेज ईगल, दूसरी तरफ अभेद्य और समर्पक प्रणाली से लैस कारवां। हम दोनों ही एक दूसरे पर कोई असर नहीं डाल पा रहे थे। तभी मुझे अचानक याद आया कि पहले का म्यूटेंट ईगल कारवां पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन यह वाला मानो किसी के आदेश पर लगातार हमला कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर म्यूटेंट ईगल को देखा जो लगातार डाइव कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कोई इसे चला रहा है। मैंने तुरंत मशीन गन रख दी और कारवां के मॉनिटरिंग रूम में भागा। मैंने स्काई सिस्टम का इस्तेमाल करके आसपास की स्थिति देखी। 500 मीटर दूर एक पेड़ के पीछे एक धुंधली सी छाया दिखी। लगा एक व्यक्ति है जो ईगल को नियंत्रित कर रहा है। मैंने तुरंत हमले का निशाना ईगल से बदलकर उस रहस्यमय व्यक्ति पर कर दिया। मैंने हथियारों के कमरे से एक स्नाइपर राइफल निकाली और उस रहस्यमय व्यक्ति को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन बर्फबारी के कारण और मेरी निशानेबाजी औसत होने की वजह से मेरी कई गोलियां खाली गई। सारी गोलियां केवल गईं। रहस्यमय व्यक्ति को तुरंत एहसास हो गया कि उसी को है उसे रहा कि हमला कहां से हो रहा है। वह बेतरतीब भागने लगा। उसने पेड़ के आवरण को छोड़कर दूर भागने की कोशिश की। यह बड़ी चूक मेरे लिए मौका था। मैंने फिर से उसे निशाना बनाया और एक गोली चलते ही एक गोली से लगी। उसकी चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब गिर नहीं सकता। मैंने लगातार कई गोलियां चलाई और आखिरकार वह गिर पड़ा और आदेश हो चुके ईगल ने हमला बंद कर दिया। वह के बीचों बीच रहा। मैंने फिर से मशीन गन से उस पर गोलियां बरसाई। इस बड़ी मुसीबत को आसानी से हल कर दिया। मैं राहत यहाँ देने वाला, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू ही हुई थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कौन था? वह रहस्यमय व्यक्ति, शायद किंवदंती में वर्णित डार्क मून सर्कस का सदस्य था। मैं फिर से सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड संगठन की नजर में आ चुका था। अपने अंदाजे को सत्यापित करने के लिए मैं उस रहस्यमय व्यक्ति के शव के पास गया। उसकी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला जिस पर साफ साफ डार्क मून सर्कस लिखा हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने फिर से एक बेहद मुश्किल प्रतिद्वंदी को चुनौती दे दी है। मैं तुरंत वैन में लौट आया और ऑनलाइन खोजना शुरू किया। डार्क मून सर्कस के सुराग। मैं सुराग ढूंढ रहा था। अचानक सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने म्यूटेंट ईगल को मार डाला। मेरे लिए यह एक अच्छी खबर थी, क्योंकि आमतौर पर मुझे एक छोटे से वैन किचन में ही खाना बनाना पड़ता था। न सिर्फ जगह कम थी, बल्कि आंच भी कमजोर थी। नहीं आते थे। मैं बेसब्री से अल्टरनेट किचन में घुस गया। वहां की सुव्यवस्थित व्यवस्था ने मुझे चौंका दिया। चांदी जैसी स्टेनलेस स्टील की 3 मीटर लंबी वर्क टेबल, जिस पर 3 हाई पावर गैस स्टोव लगे थे। नीचे बिल्ट इन ओवन था। यहाँ तक कि डिशवॉशर भी मौजूद था। पास के टेबल पर जूसर, कॉफी मेकर और टोस्टर सजे हुए थे। कोने के रैक पर दर्जनों सीलबंद मसालों के डिब्बे रखे थे। हर चीज मौजूद थी, स्टार अनिस से लेकर जीरा मिर्च तक। यह तो बिल्कुल 5 स्टार होटल के किचन जैसा सेटअप था। अब मैं और भी व्यंजन आजमा सकता था। मेरे जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला था। इस जानने वाले राय के बाद मिला यह इनाम मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर निकला। जबकि दूसरी ओर डार्क मून सर्कस को भी अपने सदस्य की मौत की खबर मिल चुकी थी। बाकी सभी के चेहरे पर क्रूर भाव आ गए। एक खतरनाक सर्वनाशी प्रतिशोध की शुरुआत होने वाली थी। मैं ऑनलाइन जानकारी जुटा रहा था डार्क मून सर्कस के बारे में। यह संगठन मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर और मुश्किल था। उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। वे वास्तव में उस इलाके के बेताज बादशाह थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी लालच और कामुकता, जो कि उनकी नजर में आया, चाहे वह संसाधन हो या महिला, वे हर तरह से हासिल कर लेते थे। पूरा शहर उनका खेल का मैदान बन चुका था। कई मूल निवासी इस शहर को छोड़कर जा चुके थे। कई महिलाओं ने उनके हवस का शिकार बनने से बचने के लिए जंगल में ठंड से मरना बेहतर समझा। पूरे इंटरनेट पर इस संगठन को कोसने वाली पोस्ट भरी पड़ी थी। पहले भी कुछ लोगों ने विद्रोह करने की सोची थी और सेल्फ डिफेंस टीम बनाई थी, लेकिन आधे दिन से भी कम समय में सैकड़ों लोगों की टीम म्यूटेंट जीवों द्वारा हरा दी गई और तब से कोई भी उन्हें लगा नहीं मिला। सिर्फ ऑनलाइन अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अनगिनत गालियों के बीच मुझे आखिरकार कुछ उपयोगी जानकारी मिली। इस संगठन के सदस्यों का मुखिया लुफिंग है। वह एक दक्षिण अफ्रीकी शेर और एक जगुआर को नियंत्रित करता है। न सिर्फ बेहद तेज बल्कि विनाशकारी भी। पहले सैकड़ों लोगों की विद्रोही टीम इनको जीवों द्वारा खत्म कर दी गई थी और जिसकी लीडर लुचिन है, जो लीडर का छोटा भाई है। उसके पास एक अफ्रीकी हाथी और एक काला भालू है। न सिर्फ अविश्वसनीय ताकत बल्कि अद्भुत सुरक्षा क्षमता। हथियार उनके सामने बेअसर है। बाकी टीम के सदस्यों के पास भी धीरे से इंटेलिजेंस है और जिस रहस्यमय व्यक्ति को मैंने लाया था उसका भी इस ग्रुप में अच्छा स्थान है। मैं यह जानकारी पढ़कर और डर गया। मुझे तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे ही मैं वेबपेज बंद करने वाला था, अचानक एक इनाम की घोषणा मेरे सामने आई और उस पर वांछित व्यक्ति मैं था। और इनाम इतना ज्यादा था कि कई लोग ऑनलाइन मुझे पढ़ने के लिए नहीं बना थे। मेरी जिंदगी फिर से खतरनाक हो गई। मैंने गाड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी जाऊं, अगले दिन मेरी लोकेशन प्लेटफॉर्म पर अपडेट हो जाती। लगता है डार्क मून सर्कस में कोई बहुत ही कुशल जासूसी और ट्रैकिंग करने वाला है। मैंने भागना छोड़ दिया। अब रोज मुझ पर आने वाले खतरों से निपटता हूँ। ऐसा जीवन पूरे 1 हफ्ते तक चला, क्योंकि कई लोगों ने मेरे नोट शेयर की। अभी से सुरक्षा और आसपास की हाई वोल्टेज देखकर मुझे मारने का इरादा छोड़ दिया। इसके अलावा अभी बहुत ठंड है और रोड से आसपास कई ज़ोंबी है। ये सब मेरी प्राकृतिक सुरक्षा है। मेरे पास आने वाले लोग कम हो गए हैं। आखिरकार मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने अपने लिए एक साधारण भोजन बनाया और फिर अपने बगीचे की देखभाल की। सोच रहा था कि आज रात अच्छी नींद आएगी। जैसे ही मैंने डार्क मून सर्कस की जानकारी खोजने के लिए वेबपेज खोला, अचानक मेरा फोन बजा और कॉल मेरी सबसे नापसंद व्यक्ति सुवायु की थी। मैंने कॉल उठाई, सोचा वह फिर से रोने लगेगी, लेकिन उसने घमंड से धमकी भरी बातें की। उसने मुझे तैयार रहने को कहा, क्योंकि हम जल्द ही मिलने वाले हैं। इस बार पुराने और नए साल एक साथ करूंगा। मैंने बेसब्री से फोन काट दिया, लेकिन अचानक मुझे होश आया। सुई को मेरा पता कैसे पता? वह डार्क मून सर्कस के साथ मिल गई है, मेरे पिछले जंग के दुश्मन। अब इस जंग के सबसे ताकतवर दुश्मन के साथ एक बुरा एहसास। मैंने देखा कि मेरी दुश्मन सुयु मेरे वैन के सामने खड़ी है। उसके पीछे पूरी तरह सशस्त्र लोगों की एक टोली है। लगता है पहले से बेहतर साजो सामान है, लेकिन इस बार उन्होंने आगे कोशिश नहीं की। जैसे कि मैं सोच रहा था कि वे क्या करने वाले हैं, सुई बोली, वह चिल्ला रही थी कि इस बार मुझे कोई मौका नहीं देंगे। यह कहते हुए उसने हमला शुरू करने का इशारा किया। उन्होंने मेरे वैन को चारों ओर से घेर लिया और बैग से वाटर गन जैसी चीजें निकाली। जो लगातार वैन पर गिर रहे थे। मुझे समझ आया, यह तेजाब है।
वे पूरी तरह से जंग लगाना चाहते हैं मेरे इस वैन को। यह हमला करेगा। पहले दरवाजा खोलने से ज्यादा खतरा है। वैन काफी बिजली का है। आंख को देखा जा सकता है कि धीरे धीरे खराब हो रही है। अब पता चला कि सुयू और डार्क मून सर्कस ने साथ मिला लिया है। सुयू उनकी मदद से मुझे खत्म करेगी और बदले में सिर्फ मैं चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें उपकरण चाहिए। डार्क मून सर्कस ने स्थानीय केमिकल फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और आग जल्दी से निकाला। हमने देखा ये इस रिश्ते को पूरी तरह करना। उनका हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ और लोग आए। उन्होंने फ्लेम थ्रोवर निकाला और मेरे वैन पर छोड़ना शुरू कर दिया। वैन के बाहर सुयू का घमंडी चेहरा देखकर मैं जान गया कि अब इंतजार नहीं कर सकता। मशीन निकाली जैसे मैंने गुजरा कई लोग नीचे हो गए। वैन के बाहर मौजूद लोग इस अचानक हुई घटना से घबरा गए और बिखर गए। सारे में अंदाजा नहीं था कि मेरे हमला करेगा सामान है। जब वे अभी भी हैरान थे कि गोलियां कहां से आ रही हैं, मैंने तेजी से लोगों को देख लिया। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर वे तेजाब छिड़कने वाले लोग सबने हथियार फेंक दिए और भागने लगे। सुयू ने भी अपना अभिमान छोड़ दिया। उसकी आंखों में भ्रम की जगह डरने ले ली। वह भी तुरंत मुड़ी और भागने लगी। जब मैं सोच रहा था कि जीत पक्की है, तभी किसी ने दूसरा हमला शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने सुयू पर निशाना साधा, वैन अचानक जोर से हिली। लगा जैसे कोई चीज मेरे वैन को धक्का दे रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक हाथी मेरे वैन पर हमला कर रहा था। डार्क मून सर्कस का उपमुक्त इस हमले में शामिल हो गया था। अगर हाथी को इसी तरह टकराते रहने दिया गया तो मेरा कारवां जल्द ही पलट जाएगा। इसलिए मैंने शस्त्रागार से बड़ी मात्रा में हथियार निकाले और हाथी पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि इंटरनेट कहा है, हाथी बचा से आश्चर्यजनक रूप से उछे। चाहे वह मेरा हाई वोल्टेज बिजली हो या मशीन गन, कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली शॉटगन भी सिर्फ उसे पीछे धकेल सकती थी, उसके हमले की गति को धीमा कर सकती थी। बुरी खबर यही खत्म नहीं हुई, एक और काला भालू भी हमले में शामिल हो गया। मेरा कारवां पलटना सिर्फ समय की बात थी। मैंने विभिन्न हथियारों को आजमाना जारी रखा, लेकिन सामने आया। मैंने मेरा मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आकाशीय आग प्रणाली ने कोई दुश्मन नहीं देखा। लगा है वे पहले से ही तैयार थे। और दूसरे इन दो उत्तरवर्ती जीवों को निर्दिष्ट कर रहा। जब मैं नहीं जानता था कि क्या करूं, तभी मुझे एक उपाय सूझा। मैं रसोई में गया और 2 बड़े शहद के डिब्बे निकाले और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। शुक्र है कि इस बार वह एक तरफा काम से नहीं रुका। शहद बर्फ पर गिरा और उसने कारवां पर हमला करना बंद कर दिया। और शहद मिला। मैंने देखा कि काम रहा है, तो मैं जल्दी से खेत में गया और घास और पत्तियां काटने लगा और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस अत्यधिक ठंड के अंत में ये ताजा पत्तियां सबसे ज्यादा दुर्लभ है। हरी घास की खुशबू ने हाथी को हमला रोकने पर मजबूर कर दिया। मैं अस्थायी रूप से बच गया था और मैं तेजी से सोच रहा था। हर योजना में अचानक बर्फ पर बिखरे हुए फ्लेम थ्रोवर ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने एक साथ प्रयास करने का फैसला किया। मैंने एक उठाने का फैसला किया और आग के हमले का प्रभाव आजमाने का। मैंने दोनों जीवों को खाने में लगे देखा तो कारवां के अंदर से उन पर भारी मात्रा में पेट्रोल छिड़का और फिर फ्लेम थ्रोवर से उन पर आग उगल दी। आग ने तुरंत दोनों उत्परिवर्तित जीवों को ढक लिया। निश्चित रूप से हालांकि उनकी बहुत जरूरत थी और वे ठंड को सहन कर सकते थे, लेकिन वे उस तापमान का सामना नहीं कर सके। उत्परिवर्तित जीव चीखने लगे और पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगे और मैं लगातार उन पर आग उगलता रहा। 10 मिनट की लड़ाई के बाद काला भालू और हाथी दोनों घास गिर गए, लेकिन मुझे लगा कि वे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। मैंने अपना हथियार निकाला, एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर। पहले वे लगातार हिल रहे थे, इसलिए मैं निशाना नहीं लगा सका, लेकिन अब वे हिल नहीं सकते थे। यह उन्हें खत्म करने का सही समय था। बस पर तुरंत एक विशाल मशरूम बादल उठा, इतना शक्तिशाली कि मेरे कारवां को भी झटका लगा। जमीन पर कोयले की तरह जले हुए उत्परिवर्तित जीवों को देखकर मुझे राहत मिली, लेकिन मुझे जिस आवाज की उम्मीद थी वह नहीं आई। मेरे कारवां सिस्टम का इनाम नहीं मिला। इसका मतलब था कि मेरा संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तुरंत अपनी स्काई आई सिस्टम खोली और देखा कि कारवां के आसपास कोई नहीं है। मुझे एहसास हुआ बचे हुए सुवायु और उपनेता शायद वापस जाकर सूचना दे चुके हैं। डार्क मून सर्कस मुझ पर एक नया हमला करने वाला है। इतनी बार मौत से बचने के बाद मेरे पास काफी अनुभव है। मैंने इस अवसर का फायदा उठाया और कारवां के आसपास बहुत सारे रिमोट से कटने वाले C4 बम लगा दिए। जैसे दुश्मन ले जाएगा, मैं उन्हें तुरंत नरक भेज दूंगा। मैं और जाल लगाना चाहता था, लेकिन मेरी स्काई आई सिस्टम ने अचानक अलार्म बजाया। कोई तेजी से मेरे कारवां की ओर बढ़ रहा है। वे उम्मीद से ज्यादा तेज आ रहे हैं। अंतिम युद्ध शुरू होने वाला है। डार्क मून सर्कस के सभी सदस्य आ गए हैं। पिछले अनुभव के कारण वे सभी मेरे कारवां से काफी दूर हैं। सिर्फ म्यूटेंट जीवों को मेरे बम क्षेत्र में भेज रहे हैं। मैंने विस्फोट बनवाया। बर्फ में जोरदार धमाका हुआ। एक पल में आग की लपटें उठने लगी। कुछ सामान्य म्यूटेंट यहाँ तक कि हवा में उड़ गए। बस एक पल में म्यूटेंट जीव लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। सिर्फ नेता का शेर और जगुआर बचा था। वे भी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पूरे शरीर पर खून के निशान थे। मैंने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया, पागलों की तरह। दोनों म्यूटेंट के घावों पर गोलियां बरसाईं। हालांकि उनकी हमला शक्ति अद्भुत थी, लेकिन उनकी रक्षा शक्ति पहले के हाथी से कम थी और मेरे बमों ने उनकी ताकत आधी कर दी थी। जगुआर पहले गिरा और दूसरा शेर जैसे आदेश मिला हो कारवां से दूर भागने लगा। लगता है नेता ने पीछे हटने का आदेश दिया था। वह अपनी आखिरी ताकत बचाना चाहता था। मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। मैंने गोलीबारी की गति बढ़ा दी। बारिश की तरह गोलियां शेर पर पड़ी। वह पूरी गति से भागने लगा। भले ही उसका मालिक सामने हो, वह नहीं रुका। लगता है मेरे हमले ने उसका दिमाग खराब कर दिया। वह भीड़ में घुस गया और जो भी देखा उसे काटने लगा। उनमें सुवायु भी थी। शेर ने एक तेज पंजा सुवायु के सीने पर मारा। सुवायु तुरंत खून में लथपथ होकर गिर गई। आज हमारे बीच का बदला पूरा हो गया। बाकी लोग भी नहीं बचे। लगभग सभी मारे गए और जो टीम के सदस्य भाग गए। म्यूटेंट जीवों के नाश खोज थे और शहर के लोगों से पुरानी दुश्मनी थी। शायद दिन अच्छे नहीं गुजरेंगे। मैंने बंदूक वापस रख ली। वह परिचित आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने सतर्कता छोड़ दी। मिशन इनाम की जांच शुरू की, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह बार मेरे लिए आखिरी इनाम प्राप्त करने वाला होगा। रहे हो, उसने अंत में पूरा कर लिया। सबसे मजबूत सिविल संगठन डार्क मून सर्कस को हराया। मिशन इनाम शुद्धिकरण किरण। मैंने अन्य कार्यों की जांच की। आश्चर्यजनक से आकर्षित करना 1 किलोमीटर के भीतर सभी उत्परिवर्तित जीव और ज़ोंबी उन्हें उत्परिवर्तन से पूरी तरह मुक्त करना। इसका मतलब यह है कि अब मेरे कारवां को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी इस तरह के जीवों के हमले से। और अगर मैं चाहूं तो मैं शायद पूरी मानव जाति का मसीहा भी बन सकता हूं। मैं इस इनाम से पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने मिशन इनाम स्वीकार किया और अपने अलग स्थान की बागवानी में चला गया। अंदर की सभी फसलें पक चुकी थी। मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। खुद को इनाम देने की तैयारी की। मैंने पूरा दिन मेहनत की। मेज पर खाने से भरा हुआ था। मैंने अपने उगाए आलू से एक तरह की आलू की सब्जी बनाई। हांग मछली और हांग मांस दो मुख्य व्यंजन बनाए। मैंने एक बर्तन में सूप पकाया। यहाँ तक कि मिठाई फल भी तैयार थे। मैं खाते हुए भविष्य की योजनाएं बनाने लगा। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी मानव जाति बनाए होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद यही मेरे पुनर्जन्म का अर्थ है। यह भाग्य की तरह लगता है और प्रलय की ठंड शायद एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर उत्परिवर्तित ज़ोंबी और जीवों को खत्म किया जा सके तो समाज फिर से सामान्य हो सकता है।
हालांकि कारवां सुरक्षित है, लेकिन मुझे पुराने उन दिनों की बहुत याद आती है जब धूप में स्वतंत्र रूप से दौड़ता था। मैंने अंत में फैसला किया कि एक तरफ कारवां से पूरी दुनिया घूमूंगा और दूसरी तरफ अपने कारवां में प्रलय के खत्म होने तक चिपा रहूंगा। इस तरह मैंने 5 साल बिताए, पूरी दुनिया घूमते हुए। इस दौरान मेरी बागवानी में कई नई सब्जियां और फल उगाए। खाना बनाने की कला भी बहुत सुधरी। इस दिन मैं नींद से जागा। अचानक सूरज को आकाश में देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। मैंने बेसब्री से फोन खोला। सरकार ने आधिकारिक संदेश जारी किया। वैश्विक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की कि लगभग 3 महीने में बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी। अगले कुछ महीने में तापमान फिर से वापस आएगा, मनुष्यों के रहने लायक स्तर पर। प्रलय की ठंड आखिरकार खत्म होने वाली थी। मैं कारवां से बाहर निकला, अपने कारवां को चलाते हुए। इन सालों में गुजारे हर पल को याद किया। इन सालों में इसने मेरी बहुत मदद की, एक के बाद एक मुसीबत से बचाया, पुनर्जन्म लेकर। मैं वास्तव में आखिर तक जीवित रहा। प्रलय की ठंड खत्म होने के 6 महीने बाद जीवन व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सभी लोग जोश खरोश से अपने घरों को फिर से बनाने में जुट गए। इस प्रक्रिया में मुझे भी मिल गया वो मेरा सच्चा प्यार और आसमानी शादी की तस्वीरें इंसान है। हम चर्च के सामने खुशी से एक दूसरे से लेटे हुए थे। अचानक फोटोग्राफर ने कैमरा रोक दिया और आसमान की ओर देखने लगा। आसमान खून जैसे लाल रंग से भर गया था। तापमान अजीब तरह से बढ़ने लगा। लगता था कुछ है तेजी से नीचे गिर रहा है। दूर से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी। मेरे साथी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बंकर की ओर भागने लगा। कयामत का संकट फिर से आ गया था। सामने फिर से अज्ञात डर और मजबूत दुश्मन थे।